हाँ, तो जी, नमस्ते आप सभी लोगों को। कैसे हो आप सभी लोग? तैयारी तो ठीक चल रही है एकदम बढ़िया, है ना? देखो, अपने इंग्लिश पढ़ रहे थे और कितने टॉपिक हो गए अपने? 3, है ना? 3 टॉपिक हो गए। कौन-कौन से? टेंस, वॉइस और नरेशन। और मैं आपको एक बात बताता हूँ देखो, ये जो 3 टॉपिक है ना, यही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। अब इसके बाद जो टॉपिक बचे हैं ना, उनका वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है ना? क्योंकि देखो, अब जो टॉपिक है अगला जो नेक्स्ट टॉपिक अपना आर्टिकल है, उसके बाद मॉडल्स है, उसके बाद मान लो डिटरमिनर्स है। तो ये तो एक्चुअली में 2-2 नंबर के टॉपिक हैं और इनके क्वेश्चन भी 2-2 नंबर के ही आएँगे, है ना? लेकिन जो टेंस है ना, वो एरर में तो 2 नंबर का आएगा। जो वॉइस है, वो एरर में तो 2 नंबर की आएगी और जो नरेशन है, वो एरर में तो 2-2 नंबर की आएगी। बट वैसे उसका वेटेज बहुत ज्यादा है क्योंकि आप जितना भी कंपोजिशन करोगे यानी कि आप लेटर लिखोगे, प्रेसी लिखोगे, एलिब्रेशन करोगे, पैसेज के आंसर्स लिखोगे या आप ट्रांसलेशन करोगे, उन सभी के अंदर उनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। आपको उन टॉपिक्स की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, है ना? उनके अंदर जितनी ज्यादा क्लियरिटी होगी ना आपकी, आप जितना अच्छे से वर्ब का यूज करोगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, ऐसा सही से यूज करोगे, जहां सेंटेंस पेसिव का लिखना है वहां पेसिव का लिखोगे, है ना? तो उससे एग्जामिनर पे बहुत मतलब प्रभाव पड़ता है ना, तो आपके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। अब ये जो टॉपिक है इनका इतना ज्यादा वेटेज नहीं होता है ना? ये तो जो जस्ट 2 नंबर के हैं तो 2 ही नंबर के हैं। बट टेंस 2 नंबर का नहीं है। टेंस की वेटेज बहुत ज्यादा है। वॉइस की वेटेज बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा यूज होंगे आपके कंपोजिशन में। इवन आपके सामने जो पैसेज लिखा होगा उसको कॉम्प्रीहेंड करने में भी उन टॉपिक्स का बहुत ज्यादा योगदान है ना। तो उन टॉपिक्स को आप मतलब और पढ़ना, 2-4 बार वीडियो और देखना, बार बार देखना और उनको और ज्यादा समझने की कोशिश करना। आर्टिकल, डिटरमिनर्स, मॉडल्स, प्रीपोजिशंस, अगर ये थोड़ी बहुत कम भी समझ में आए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बट टेंस या फिर वॉइस अगर आपने अच्छे से नहीं सीखा तो प्रॉब्लम होगी, है ना? तो पढ़ाने के लिए आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, बट फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि उन 2-3 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करना। एक एक चीज एक एक बारीकी से उनको सीखना, जितना आपको सिखाया गया है ना, आपको पूरा एकदम मैंने फुली सफिशिएंट पढ़ाया है, उससे बाहर नहीं आएगा, है ना? तो उस सबको पूरा अच्छे से सीखना, देखना, सब कुछ करना। बाकी अब ये जो टॉपिक है, इन पे अब पूरा पढ़ेंगे इनको भी, बट इनका वेटेज इतना ज्यादा नहीं है। मैं आपको फिर से क्यों कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि टेंस का वॉइस का वेटेज बहुत ज्यादा होता है जो कि आप समझ नहीं पाते हो। इवन हिंदी के अंदर जो ट्रांसलेशन आएगा इंग्लिश टू हिंदी बनाना ना, उसके अंदर भी आपको सेंटेंस को समझना पड़ेगा। उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस पेसिव में लिखा है, एक्टिव में लिखा है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा है। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग आप उसका ट्रांसलेशन करोगे, है ना? तो वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हम सारे टॉपिक ही धीरे धीरे एक एक करके पूरा कवर करेंगे। अभी जो बीच में आपको थोड़ा सा गैप दिया था 5-7 दिन का, ये इसीलिए दिया था मैंने कि आप क्या उन टॉपिक को 1-2 बार और रिवाइज कर लो। और वो देखो मैं आपको बताऊं, रिवीजन करने में उनको मात्र आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उनको रिवाइज करते रहो और साथ साथ में थोड़ी वोकैब तैयार करते रहो। वो जो वन वर्ड की शीट आपको दी गई है, वन वर्ड की शीट तो आप सभी लोगों को मिल गई होगी ना? वो वन वर्ड की शीट वो काफी जगह से आरपीसी के अकॉर्डिंग, आरपीसी किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है उसके अकॉर्डिंग तैयार की गई है। और मैं आपको पक्का कह रहा हूं उससे बाहर आपका वन वर्ड नहीं जाएगा, और वो खूब सारे वन वर्ड है और आपकी वोकैब भी उससे बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना? तो वो वन वर्ड की शीट आप सभी लोग अच्छे से उसको याद करना शुरू कर दो, अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखो। प्रिंट आउट ले सकते हो तो प्रिंट आउट लो, और उसको जब मन करे, जब कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है तो उसको क्या करो, थोड़ा थोड़ा 5-10 वन वर्ड याद करते रहो, और बहुत इजी भी है। मैं आपको बताऊं उसमें जितने भी वन वर्ड लिखे हैं उसमें से ऑलमोस्ट 50 to 60% वन वर्ड आपको ऑलरेडी याद हैं। आपको सिर्फ उसकी उसके नंबर्स देख के ऐसे घबराना नहीं है कि यार 600-700 वन वर्ड। अरे यार उसमें से आपको आप अच्छे से देखोगे तो 300-350 वन वर्ड ऑलरेडी आपको याद होंगे। उसके बाद आपको मात्र याद तो 300 ही करने हैं, रोज के 10 भी करोगे तो मतलब बिना उसको एक्स्ट्रा टाइम दिए 25 दिन 30 दिन में वो पूरे हो जाएंगे, और आपकी वोकैब भी बहुत अच्छी, मतलब आपकी एक साउंड नॉलेज हो जाएगी वोकैब की ना। तो उन वन वर्ड के ऊपर उनको थोड़ा बहुत टाइम दिया करो, दिन का 15-20 मिनट उसको याद किया करो। उसके बाद अपने धीरे धीरे साइनमेंटो करेंगे और कंफ्यूजिंग वर्ड भी करेंगे, इडियम फ्रेजेस भी करेंगे, तो आप वन वर्ड को थोड़ा थोड़ा याद करना शुरू करो। और दोबारा से टेंस को पढ़ो, दोबारा से वॉइस को पढ़ो, एक एक चीज को समझो कि वो एक एक सेंटेंस में क्या कह रहा है ना? एक एक पॉइंट को समझो, उन टॉपिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करो। चलो, अब आगे देखो, आगे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स, है ना? हम टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? आर्टिकल्स। देखो मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ 1 मिनट के लिए, मतलब कोर्स का अपना स्ट्रक्चर क्या है।
देखो ये इंट्रो क्लास हो गई, उसके बाद देखो टेंस की क्लासे हो गई आपकी, टेंस की क्लासे खत्म हो गई, उसके बाद देखो वॉइस कंप्लीट हो गया, उसके बाद देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। अब अपनी नेक्स्ट क्लास, आज की जो क्लास है वो किस टॉपिक पे है, वो आर्टिकल्स पे है ना। तो आज पूरी कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में आर्टिकल को खत्म करें, बट अगर मान लो टाइम ज्यादा हो जाता है तो हो सकता है एक छोटी क्लास और ले लेंगे, बट पूरी कोशिश करेंगे कि हम आर्टिकल को इसी क्लास में खत्म कर दें, है ना। तो हम आज किसको खत्म कर देंगे, आर्टिकल को। उसके बाद बचेगा क्या, देखो ये पार्ट बचेगा इतना सा, उसमें पढ़ाना क्या, डिटरमिनर्स, मॉडल्स, प्रीपोजिशंस, है ना। उसके बाद देखो लेटर प्रेसी और ट्रांसलेशन, एलेबोरेशन, पैराग्राफ और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। इतना छोटा सा अपना सिलेबस है। ग्रामर के टॉपिक तो मात्र 6 ही है ना। थोड़ी बहुत वोकैब याद कर लो और जितनी ग्रामर आपको पढ़ाई जा रही है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब देखो आज हम टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, आर्टिकल्स। उसमें देखो क्या देखेंगे, एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न हर टॉपिक से पहले हम देखते हैं, क्यों देखते हैं, क्योंकि एग्जाम पैटर्न से ही हमें पता चलता है कि हमें इस टॉपिक को कितनी डेप्थ तक पढ़ना है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो चाहे वो टेंस हो, चाहे पेसिव हो, चाहे नरेशन हो, चाहे आर्टिकल हो। आर्टिकल अगर सही मायने में देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको सच बताऊं बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि मतलब 15 दिन तक आर्टिकल ही पढ़ते जाएं, है ना, या फिर इतना डेप्थ में चले जाएं कि वो बहुत डेप्थ वाली चीजें तो हमने पढ़ ली, बट जो एग्जामिनर हमसे पूछता है उनके ऊपर हमने इतना ध्यान दिया ही नहीं, है ना। तो हम उसको इस एग्जाम पैटर्न से क्या देखते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और कितना जाना है। वो हमें किससे पता चलता है, हमारे एग्जाम के पैटर्न से। यानी कि आरपीएससी ने जो उनके मतलब अलग अलग पेपर्स हैं, है ना, उनके अंदर और आरएस के एग्जाम के अंदर आर्टिकल के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, उसी अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक पढ़ना है ना। उसी के अकॉर्डिंग मैं सब कुछ तैयार करता हूँ एग्जाम पैटर्न को देख के, है ना। और देखो इसमें क्या पढ़ेंगे, पहले डेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर नो आर्टिकल, और उसके बाद क्या करेंगे, पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। और अपना लेक्चर नंबर कौन सा है, 9 है, वैसे लेक्चर नंबर कौन सा है, 10 है ना, क्योंकि जो फर्स्ट लेक्चर था उसका 0 नाम दे दिया था, इसलिए लेक्चर नंबर 10 है। और देखो ये अपना चैनल है क्या, कनेक्ट सिविल्स, है ना, बाय नियॉन सर। तो इसको आप सभी लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी पीडीएफ होती है और कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ भी होता है, वो सब आपको जो आपके काम की है वो आपको मिलती रहेगी। फालतू की चीजें ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल रहे हैं, जो आपकी एकदम आपके एग्जाम से रिलेवेंट है, आपके काम की है, जो कुछ भी अपडेट होता है वो आपको इस पे टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ लेना, उसके बाद देखो आगे चलते हैं। इस इंट्रोडक्शन से क्या है कि क्या मतलब अचीवमेंट है, सब ये सब कुछ नहीं होता है। देखो एक मतलब मैंने एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो देखी थी, उसमें ऐसे बोल रहे थे सर, कोई भी टीचर है मान लो कि एक अच्छे से अच्छा स्टूडेंट होता है ना, वो एक खराब से खराब टीचर से भी सीख सकता है। यानी कि अगर एक अच्छा स्टूडेंट है वो खराब से खराब टीचर या फिर खराब से खराब बुक, जो बुक मतलब मार्केट में बिल्कुल ना बिकती हो कि ये तो कोई काम की नहीं, उससे भी बहुत कुछ सीख सकता है। लेकिन एक खराब से खराब स्टूडेंट एक अच्छे से अच्छे टीचर और एक अच्छी से अच्छी बुक से भी कुछ नहीं सीख सकता है। मान लो स्टूडेंट ही खराब है, पढ़ना चाहता ही नहीं, बुक कितनी भी अच्छी हो वो क्या कर लेगी, कुछ नहीं कर सकती। टीचर कितना भी अच्छा हो क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बट अगर एक अच्छा स्टूडेंट है तो वो किसी से भी सीख लेगा, एक खराब बुक से भी सीख लेगा, फटी पुरानी कैसी भी बुक को, मान लो राजस्थान हिस्ट्री की कोई बहुत पुराना ऐसा पब्लिकेशन जिसे कोई ना पढ़ता हो, आप उससे भी बहुत कुछ सीख जाओगे, उससे भी बहुत बहुत कुछ, है ना। और किसी भी टीचर से भी बहुत कुछ सीख जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये अचीवमेंट जो लिखे हैं ये ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। मैटर ये करता है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो या फिर आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, है ना। क्योंकि पढ़ाने वाले तो देखो सभी मेहनत करते हैं, सभी अच्छे होते हैं। तो आप मन लगा के पढ़ा करो। और ये जो वीडियोस है आपके लिए, इनको अच्छे से पूरा देखा करो। एक एक छोटी सी बात और बताता हूँ, देखो आपको ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मैं वैसे भी ऐसे ज्यादा बात नहीं करता हूँ, मुझे पता है आपके समय की बहुत कीमत है और मैं उसको बहुत समझता हूँ। देखो एक 12th क्लास का बच्चा, उसका आप यूट्यूब पे उसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है अभी। वो क्या कह रहा है कि मैं 4 महीने, कितने, 4 मंथ्स वो अपने घर से बाहर नहीं निकला। जब वो आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा था, अभी जो उसने एग्जाम दिया पिछले साल, उसमें वो 4 महीने तक अपने घर से बाहर नहीं निकला, सिर्फ 2 बार घर से बाहर निकला। सिर्फ कितनी बार, 2 बार। वो भी किस काम से, बोला कि मैं सिर्फ मेरे बाल लंबे हो जाते थे, हेयर कटिंग के लिए सिर्फ घर से 2 बार बाहर निकला था, वरना मैं 4 महीने तक घर के अंदर बिल्कुल बंद रहा था, खाना पीना वही करता अपना, सारा दिन पढ़ता था। बात आप सोच के देखो, वो सिर्फ 12th क्लास का बच्चा है ना। आप सोचो उसकी क्या तो एज है, क्या इस दुनिया को लेके उसकी समझ है। उसको नहीं पता है कि क्या फ्यूचर होता है, क्या मतलब जिम्मेदारियां होती है, क्या चीजें होती है, उसको नहीं पता होता है इतना। एक 12th क्लास के बच्चे को बहुत ज्यादा चीजें जीवन के बारे में नहीं पता होती कि लाइफ
होती क्या है एक्चुअली में, कैसे ये जीवन आगे बढ़ेगा, क्या होगा, नहीं पढ़ूँगा तो क्या होगा, पढ़ूँगा तो क्या होगा, उसको नहीं इतना पता होता है। और दूसरी बात, वो जो एज होती है वही सबसे ज़्यादा भटकाव की भी उम्र होती है, क्योंकि उस समय बच्चे को ज़्यादा समझ नहीं होती है ना? उसमें भी सोचो उस बच्चे में कितना संयम है कि वो 4 महीने घर से बाहर नहीं निकला, सिर्फ 2 बार निकला, वो भी बहुत इमरजेंसी की वजह से, वरना वो अपने घर में दिन-रात पढ़ रहा था। तो देखो, आप तो समझदार हो, आप तो समझदार हो, आप तो एक मतलब आप सबकी तो ग्रेजुएशन हो चुकी है, आप तो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो। हो सकता है किसी की ग्रेजुएशन को 2-3 साल भी निकल गए हों, है ना? तो आप लोग काफ़ी समझदार हो चुके हो, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ चुकी है। तो यार किसी भी प्रकार से मैं इतना ही कहूँगा, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में और चीज़ें देखने में ज़्यादा समय अपना बर्बाद मत करना। ये जो वीडियोज़ हैं, मैं मुझे पता है ये देखने आप लोगों को बहुत बोरिंग लगते होंगे, बट ये बहुत काम की चीज़ है आप लोगों के लिए। इसको थोड़ा बार-बार देखना, बहुत फ़ायदा होगा आपको। जिस दिन सिलेक्शन होगा ना, उस दिन जो खुशी होगी, उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है इस दुनिया में। तो इन सभी वीडियोज़ को आप अच्छे से देखा करो। और देखो, ये देखो, ये क्या है, ए फ्यू रिक्वेस्ट्स, इसमें क्या देखो, आप एक पेन, कॉपी सब लेके बैठा करो, एक नोटबुक लेके बैठा करो, उसमें जो चीज़ ना समझ में आए वही नोट कर ली, देख ली, अपना उसका फ़ोटो खींच के भेज दिया करो, है ना? जितनी ज़्यादा देखो, जितना मैं कर सकता हूँ, उतने मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। और दूसरा, आप बच्चों को मेरे से शिकायत भी रहती होगी थोड़ी बहुत कि वो लोग मेरे को क्या करते हैं, टेलीग्राम पे खूब सारे मतलब अपने डाउट्स भेजते रहते हैं। मैं आपको बताऊँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं टेलीग्राम पे ना। तो टेलीग्राम पे क्या होता है, मैसेज टू मैसेज आते-जाते हैं और वो दूसरे मैसेज नीचे जाते-जाते हैं कि मुझे इतना पता नहीं चल पाता, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ सभी को रिप्लाई करने की, है ना? जितना मेरे से होता है उतना मैं पूरा करता हूँ। और थोड़ा-सा आप लोग अभी पढ़ लो, मतलब 2-4 क्लासें और हो जाए, उसके बाद थोड़ा टाइम मिलेगा, तो आप लोगों के और भी डाउट हो तो आप मेरे को पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ लिया करो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो आप लोग देखो, पेन, नोटबुक लेके बैठो, टेलीग्राम चैनल को जॉइन करो और देखो, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप कमेंट ज़रूर किया करो। जैसे ही आपने उस वीडियो पे कमेंट कर दिया ना, उसके बाद आप उस वीडियो से कनेक्टेड फ़ील करते हो। आप उसके बाद उस वीडियो को देखोगे अच्छे से, है ना? इसलिए मैं कहता हूँ आप उसपे कमेंट ज़रूर किया करो। कमेंट नहीं करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, चलो बाद में देख लेंगे, छोड़ो ये सब। कमेंट ज़रूर किया करो। आप उस वीडियो से कनेक्ट हो जाओगे, उस टॉपिक से कनेक्ट हो जाओगे, इसलिए कमेंट ज़रूर किया करो। और देखो, ये क्या देखो, ये सेव का साइन होता है ना, अपने दिमाग में चीज़ें सेव कर लेनी है अपने को, है ना? एक-एक चीज़ अपने को रट के जाना है अच्छे से, अपना एक नंबर भी ना कटे। और देखो, ये क्या है, खूब सारी प्रैक्टिस बैठ के किया करो। आगे चलें देखो, और देखो, टू गेट पीडीएफ, यानी कि पीडीएफ लेने के लिए क्या करना होगा? पीडीएफ लेने के लिए आपको लेक्चर का ऐसे स्क्रीनशॉट लेना है, या उसको अपने स्टेटस पे कहीं शेयर करना है, या फिर लिंक को कहीं शेयर कर देना है किसी ग्रुप में अपने स्टेटस पे, है ना? आप व्हाट्सएप का स्टेटस लगा सकते हो और उसका स्क्रीनशॉट लेके आप ये जो कनेक्ट सिविल्स है इसके ऊपर लेट्स कनेक्ट इट पे मैसेज कर देना। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे सेंड कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना? कोई भी पीडीएफ आपको चाहिए, कैसी भी पीडीएफ हो, आपको यहाँ से मिल जाएगी। इतना छोटा-सा काम तो आप कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है ना। आगे चलें देखो। अब देखो, हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। कहीं न कहीं आप लोगों ने इस टॉपिक का नाम तो ज़रूर सुन रखा है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स देखो, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। थोड़ा-सा रटना तो पड़ेगा, बट टॉपिक बहुत सिंपल है। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली चीज़ नहीं है, मतलब बार-बार चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ नहीं करेगी, क्योंकि थोड़ा-सा रटने वाला टॉपिक है और सिंपल बहुत है। आर्टिकल्स को क्या होते हैं? अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप इतना समझ लो बस, ए, एन और डी, ये 3 आर्टिकल होते हैं। कौन से? ए, एन और डी। ये क्या होते हैं? 3 आर्टिकल्स होते हैं, बस। अब देखो, अब हम क्या देखेंगे? एग्जाम पैटर्न। मैंने थोड़ा-सा आर्टिकल के बारे में बताया क्या होता है? ए एंड डी आर्टिकल होते हैं, है ना? आप लोगों ने कभी न कभी नाम सुना है। अब देखो, हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न कि जो आरपीएससी का ट्रेंड क्या है आर्टिकल को लेके। आरपीएससी आर्टिकल को लेके किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है ना? उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अब देखो, आरपीएससी ने 2021 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा? आरपीएससी ने पूछा इटली। इटली तो आप सब लोग जानते हो ना, इटली तो क्या है? इटली तो वो इटली की पीएम आई थी हमारे यहाँ, प्रेसिडेंट थी शायद ना वो, जॉर्जिना मेलोनी। तो इटली तो बहुत फेमस है इंडिया में। अब देखो, इटली क्या लिखा है? इटली इज, अब देखो क्या लिखा है? यूरोपियन कंट्री। अब यूरोपियन कंट्री, इसमें क्या लिखा है? यूरोपियन। यूरोपियन के पहले ए आएगा या फिर एन आएगा? इतनी छोटी सिंपल सी एरर पूछी है, देखो कि यहाँ पे ए आएगा या फिर एन आएगा? क्या आएगा आप लोग बताओ यूरोपियन से आगे? यूरोपियन के आगे आता है हमेशा ए। तो ये क्यों आता है, ये हम टॉपिक में आगे पढ़ेंगे ना। बट इस क्वेश्चन को लिखने का, मेरा एग्जाम पैटर्न बताने का इतना सा मोटिव है कि आप लोग उस टॉपिक की डेप्थ को समझो कि हमें कहाँ तक पढ़ना है।
बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना टॉपिक एग्जाम की डिमांड है उतना ही पढ़ के जाएंगे हम, ठीक है। आगे देखो, रमेश गुप्ता इज एमबीबीएस। एमबीबीएस के पहले ए आएगा या फिर एन आएगा? क्या आएगा बताओ? एन आएगा। क्या आएगा? एमबीबीएस से पहले एन आएगा। आगे चलो देखो, शी वॉज प्लेइंग द सितार व्हेन द बेल वाज रिंगिंग, है ना। इसमें भी छोटी सी आर्टिकल की एरर हो सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और देखो, द एग्जीबिशन विल बी ओपन टुमारो। अब ये एग्जीबिशन की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? विल बी ओपन अंटिल टुमारो, कल तक एग्जीबिशन क्या रहेगा? खुला रहेगा। यानी कि एग्जीबिशन क्या है? एग्जीबिशन कोई स्पेसिफिक है, आपको पता है कौन सा एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी। तो इसके आगे क्या लगाएंगे? द। क्यों? क्योंकि एग्जीबिशन ऑलरेडी स्पेसिफिक है, आपको पता है, आप एक खास प्रदर्शनी की बात कर रहे हो कि कल तक खुली रहेगी। अगर कोई भी एग्जीबिशन होता तो आप ऐसी बात नहीं बोलते कि कल तक खुली रहेगी या कल तक चलेगी। ये कुछ खास है, कुछ स्पेसिफिक है, इसीलिए आप क्या बोल रहे हो कि यार ये प्रदर्शनी तो कल तक चलेगी। यानी कि ये क्या है? थोड़ी सी स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, तो इसके लिए आपने आर्टिकल क्या लगाया? द। आगे देखो, देयर वॉज अर्थक्वेक इन श्रीनगर लास्ट ईयर, है ना। अब क्या आएगा अर्थक्वेक के आगे? एन आएगा, है ना। देयर वॉज एन अर्थक्वेक इन श्रीनगर लास्ट ईयर। पिछले साल श्रीनगर में क्या आया? एक भूकंप आया, एन अर्थक्वेक। अब देखो, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सभी आरपीसी ने पूछे हैं, और मैं छोटा सा ये आप लोगों के लिए बना के लाता हूं हमेशा, ताकि आप लोग भी ये थोड़ा सा सीख पाओ, समझ पाओ कि आरपीसी किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछती है ना। अब आगे चलते हैं। देखो देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप लोगों ने एक टॉपिक का नाम जरूर सुना होगा, उसका नाम होता है एडजेक्टिव। क्या नाम होता है? एडजेक्टिव। ऐसे उसको एडजेक्टिव भी बोलते हैं, बट नाम क्या होता है? एडजेक्टिव। देखो, ये प्रोनाउंसिएशन पे अपने को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आप एडजेक्टिव बोलो, एडजेक्टिव बोलो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना। देखो, टॉपिक क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, चलो अगर आप लोगों ने एडजेक्टिव नाम नहीं सुन रखा है तो आपने हिंदी में एक नाम जरूर सुन रखा होगा, विशेषण, है ना। विशेषण। विशेषण कौन होते हैं? जो किसी की विशेषता बताते हैं, जो किसी चीज की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं कि इसमें खास क्या है ना। वो क्या होते हैं? विशेषण। उन्हीं को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोल देते हैं? एडजेक्टिव। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो, एक्चुअली में जो एडजेक्टिव टॉपिक है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। एडजेक्टिव एक बहुत बड़ी चीज है ना। उसी का एक छोटा सा पार्ट क्या होता है? डेटरमिनर होता है। क्या होता है उसका एक छोटा सा पार्ट एडजेक्टिव का? डेटरमिनर। यानी कि देखो, मैं आपको बताता हूँ, सबसे ऊपर होता है एडजेक्टिव, है ना। सबसे ऊपर कौन होता है? एडजेक्टिव। उसी का पार्ट कौन होता है? डेटरमिनर। अब आप कहोगे डिटरमिनर क्या होता है सर? एक इंग्लिश में टर्म होती है, वो होती है डिटरमाइन करना, है ना। क्या करना? डिटर, यानी कि किसी चीज को निर्धारित करना, एक ऐसा थोड़ा आप समझो, है ना। तो डिटरमिनर क्या होते हैं? जो किसी को निर्धारित करते हैं, है ना। किसको करते हैं? किसी नाउन को करते हैं। नाउन का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं, ठीक है। और देखो, सबसे ऊपर तो कौन होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का पार्ट कौन होता है? एडजेक्टिव मैंने बोला ना, बहुत बड़ी चीज है, उसका छोटा सा पार्ट कौन है? डिटरमिनर, है ना। और उस डिटरमिनर का छोटा सा पार्ट कौन होता है? आर्टिकल्स। कौन होता है? आर्टिकल्स। समझे आप लोग? देखो, एडजेक्टिव बड़ी चीज है, उसके नीचे डेटरमिनर है, और डेटरमिनर का छोटा सा पार्ट कौन होता है? आर्टिकल। यानी कि देखो, अगर मैं आपको वेन डायग्राम से समझाऊं तो क्या होता है? ये एडजेक्टिव है मान लो, है ना। और इसका छोटा सा पार्ट क्या है? ये डेटरमिनर है ना। और इसका छोटा सा पार्ट क्या है? आर्टिकल। समझ गए? इसका छोटा सा पार्ट क्या है? आर्टिकल। समझे? तो एक्चुअली में आर्टिकल किसका पार्ट है? एडजेक्टिव का पार्ट है। हम्म। एडजेक्टिव का पार्ट, इस बात का कहने का ये मतलब है कि एक तरीके से आर्टिकल भी एडजेक्टिव ही होता है, जो क्या करता है? जो किसी की विशेषता बताता है ना। इस टाइप की विशेषता बताता है वो अलग बात है, बट करता क्या है? वो किसी की विशेषता बताता है। अच्छा, विशेषता किस टाइप की बताता है? डिटरमिनर्स ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? पहचान। यानी कि वो पहचान को डिटरमाइन करता है किसी की। किसी की? किसकी? किसी नाउन की। किसी भी नाउन की विशेषता बताता है कौन? आर्टिकल, है ना। आर्टिकल एग्जैक्टली क्या होता है? ये एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। यानी कि आर्टिकल भी क्या करता है? एडजेक्टिव की तरह ही किसी की क्या बताता है? विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? हमेशा नाउन की बताता है। किसकी बताता है? नाउन की। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो आप लोग याद रखना, क्या? कि जहां जहां आग है, जहां जहां आग है, वहां वहां धुआं है। क्या है? देखो एक बार और सुनो, जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है। इसका मतलब
जहां-जहां नाउन है, वहां-वहां आर्टिकल है। जहां-जहां आर्टिकल है, वहां-वहां नाउन है। जहां-जहां आग है, वहां-वहां धुआं है। जहां-जहां आर्टिकल है, वहां-वहां नाउन है। जहां-जहां नाउन है, वहां-वहां आर्टिकल है ना? तो दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा लिंक है। यानी कि आर्टिकल किसकी विशेषता बताएगा? अब जो मैंने इस तरीके से आपको बताया ना, तो ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगी ये बात। ये मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहुत ही साइकोलॉजिकल वे में बताता हूँ। आपको तो ऐसे लगता होगा कि सर ने ऐसे ही बोल दिया। मैंने आपको मतलब पेसिव के टाइम भी एक आपको एक बात बताई थी कि एक सेंटेंस में 2 बी नहीं हो सकते हैं। वो मैंने थोड़ा-सा फ़नी वे में बताया था क्या कि हम एक साथ 2-2 बीबी नहीं रख सकते हैं। वो आपके दिमाग में बात छप जाएगी अगर आप उसको गौर से सुन लोगे और ये इतनी बड़ी चीज़ है आप सोच भी नहीं सकते। एक सेंटेंस में कभी भी 2 बी नहीं हो सकते हैं, वो गलत हो जाएगा सेंटेंस। इसी तरीके से आप याद रखना जहाँ-जहाँ आग है वहाँ-वहाँ धुआँ है। जहाँ-जहाँ आर्टिकल है वहाँ-वहाँ नाउन है, जहाँ-जहाँ नाउन है वहाँ-वहाँ आर्टिकल है ना? तो बस ऐसे ही समझे आप आर्टिकल और नाउन का रिलेशन। अब देखो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक आर्टिकल। ये क्या लिखा है देखो आर्टिकल्स है ना। अब देखो आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा आर्टिकल्स क्या होते हैं ए एन और दी क्या होते हैं ए एन और दी। अब देखो आर्टिकल दो टाइप के होते हैं। आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं? आर्टिकल दो टाइप के होते हैं। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। देखो ये जो वर्ड होता है ना डेफिनेट, इसका मतलब ही होता है निश्चित। इसका मतलब क्या होता है? निश्चित। और इसका एंटोनिम कौन होता है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। समझे आप थोड़ा सा। तो ये देखो क्या लिखा है डेफिनेट है ना, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट क्या मतलब हो गया कि निश्चित। यहाँ पे ऐसे लिख लो थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसे लिख लो देखो कि निश्चित। ठीक है। अच्छा डेफिनेट मतलब निश्चित और डेफिनेट का एंटोनिम कौन होगा? अनिश्चित यानी कि इनडेफिनेट। तो ये इनडेफिनेट लिखा है तो इसके ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है ये क्या है? अनिश्चित। ठीक है जी। अब देखो यानी कि आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, निश्चित आर्टिकल और अनिश्चित आर्टिकल। इसी को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। अब आपको एक बात बताता हूँ देखो, जो डेफिनेट आर्टिकल होता है ना वो होता है द। वो क्या होता है? टी एच ई द। ये क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है। यानी कि ये क्या जहां भी दा लिखा हुआ है इसका मतलब वो चीज क्या है? वो निश्चित है। वो क्या है? वो निश्चित है। आप उसको पहले से जानते हो है ना। और देखो इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? अनिश्चित आर्टिकल। ये क्या होते हैं? ए और एन है ना। देखो ए और एन। अब देखो इसके नीचे थोड़े थोड़े पॉइंट लिखे हैं। अच्छा ए और एन क्या हो गए? अनिश्चित आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। और दा क्या हो गया? डेफिनेट आर्टिकल है ना। अब देखो इसमें पहले पहले क्या लिखा है? इनका यूज कहां करते हैं? जनरल और अनस्पेसिफिक। जनरल मतलब सामान्य, अनस्पेसिफिक मतलब कोई खास नहीं है। यानी कि अनिश्चित चीजें हैं, सामान्य चीजें हैं, कोई खास नहीं है, उनके साथ किसका यूज करते हैं? आर्टिकल ए या फिर एन का। और देखो सिंगुलर नाउन। अच्छा ये बात तो लिखनी भी नहीं चाहिए थी मुझे, या ना ही आपको बतानी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस तो होना चाहिए क्या कि सर ए और एन का मतलब तो हमें पक्का पता है, इसका मतलब तो एक होता है ना। क्या होता है इसका मतलब? एक। एक्चुअली में क्या होता है? ए एंड एन आर द विकर फॉर्म ऑफ वन है ना। ये क्या? ये वन की ही तो फॉर्म है, ए और एन विकर फॉर्म है थोड़ी सी। तो ए और एन का मतलब क्या होता है? एक। और एक हम किसके लिए बोल सकते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। क्योंकि देखो एक कहने के लिए क्या चाहिए? काउंटेबल नाउन जिसकी गिनती कर सके। अगर गिनती ना कर सकोगे तो आप एक नहीं कह सकोगे है ना। क्यों? देखो आप एक पानी नहीं बोल सकते, एक मिल्क नहीं बोल सकते है ना, क्योंकि आप उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते हो। यानी कि देखो ए और एन बोला, इसका मतलब आप क्या कर सकते हो? काउंटिंग। यानी कि इसके बाद आने वाली नाउन कैसी होगी? काउंटेबल। और देखो ए और एन का मतलब ही एक होता है तो नाउन कैसी होगी? सिंगुलर है ना। देखो कभी भी क्या आप ऐसा लिख सकते हो? ए बॉयज। ए बॉयज लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ए का मतलब ही एक होता है और बॉयज का मतलब तो बहुत सारे लड़के हो गए। तो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। यानी कि इसका मतलब एक, इसका मतलब बहुत सारे, तो ये गलत हो गया। तो या तो एक को हटाओ या बॉयज को बॉय बनाओ है ना। तो ए का यूज किसके साथ करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। और ए का यूज किसके साथ करते हैं? कोई जनरल चीज होती है, अनस्पेसिफिक होती है, साधारण होती है, जिसके जो कुछ खास नहीं होती है, उसके साथ किसका यूज करते हैं? ए या फिर एन का। और देखो
काउंटेबल नाउन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखो अननोन नाउन। अननोन नाउन का मतलब जिसे आप पहले से नहीं जानते हो, है ना, जिसे आप पहले से नहीं जानते हो उसके लिए किसका यूज करोगे, ए या फिर एन का। जैसे देखो आपने बोल दिया, आपने किसी को ऐसे बोल दिया आई नो ए मैन, मैं एक आदमी को जानता हूं, है ना, या फिर आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला। अब मैंने आपको बोला कि आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला, आपको नहीं पता ना वो आदमी कौन था, वो आदमी कौन था, उसके लिए वो आपके लिए अननोन है, आप उसके लिए क्या हो, अननोन हो। तो हमने किसका यूज किया, आर्टिकल ए का। और कितने आदमी थे, एक, तो किसका यूज किया, आर्टिकल ए का, बस अननोन नाउन के लिए। नाउन क्या होती है, संज्ञा। और क्या, अननोन का मतलब जिसे आप पहले से नहीं जानते हो, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, टी एच ई, है ना। उसके देखो इसका यूज देखो कितना अच्छा है, इसका यूज, एक मिनट थोड़ा, थोड़ा सा मिटा दिया मैंने। इसका यूज देखो, स्पेसिफिक और पर्टिकुलर। स्पेसिफिक मतलब खास, पर्टिकुलर तो आप मतलब समझ गए, पर्टिकुलर मतलब कोई पर्टिकुलर चीज है, स्पेसिफिक है कोई खास है कोई स्पेशल है, उसके लिए किसका यूज करते हैं, आर्टिकल दा का। और देखो इसका यूज सिंगुलर नाउन के साथ भी कर सकते हो और प्लूरल नाउन के साथ भी कर सकते हो। देखो अगर कोई लड़का है जिसे आप पहले से जानते हो, उसके लिए आप दा बॉय भी बोल सकते हो। और अगर बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आप पहले से जानते हो, जैसे आप सभी लोग मेरे स्टूडेंट हो, मैं आप लोगों को जानता हूं, तो मैं आप लोगों के लिए क्या बोल सकता हूँ, द स्टूडेंट्स आर वेरी सीरियस, है ना। मेरे स्टूडेंट्स क्या है, बहुत ही सीरियस है पढ़ाई के लिए, द स्टूडेंट्स, है ना। तो देखो आप सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हो और प्लूरल के लिए यूज कर सकते हो, वो किसको, आर्टिकल देखो। और देखो काउंटेबल अनकाउंटेबल, आप काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हो और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हो। काउंटेबल नाउन मतलब ऐसी नाउन जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन ऐसी नाउन जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। इन दोनों के साथ ही किसका यूज कर सकते हो, आर्टिकल दा का। लेकिन आर्टिकल ए और आर्टिकल एन का यूज किसके साथ कर सकते हैं, सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। आगे चलो देखो, नॉन या फिर डेफिनेट नाउन। डेफिनेट नाउन मतलब निश्चित, नॉन मतलब जानते हो, जिसे जानते हो वो आपके लिए क्या है, निश्चित है ना। उसके साथ किसका यूज करेंगे, आर्टिकल दा का, बस। अब इतना सा याद रखो, दो टाइप के आर्टिकल होते हैं, ए और एन, और दूसरे दा। ए और एन का यूज किसके साथ करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। और दा का यूज किसके साथ करते हैं, सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल अनकाउंटेबल, कैसी भी नाउन हो। ए और एन का यूज किसके लिए करते हैं, ऐसी नाउन जिसके बारे में आपको पहले से ज्यादा जानकारी नहीं है। आर्टिकल दा का यूज किसके साथ करते हैं, ऐसी नाउन जिसके बारे में आप पहले से नोन हो, पहले से परिचित हो, बस इतनी सी बात है। कुल मिला के देखो, सीधे से शब्दों में आपको बताऊं, जिस चीज को, जिस किसी भी नाउन को, है ना, जिस किसी भी व्यक्ति को आप पहले से जानते हो, उसके लिए आप आर्टिकल दा लिख सकते हो। और जिसे नहीं जानते हो, जिस नाउन से आप परिचित नहीं हो, उसके लिए आर्टिकल लिखोगे ए और एन, बस इतनी सी बात है। तो ये मैंने आपको बता, देखो डिटरमिनर क्या होता है, डेटरमिनर किसी नाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसको डेटरमाइन करते हैं, है ना। नाउन से पहले आते हैं डेटरमिनर, वही सेम आर्टिकल है, क्योंकि डेटरमिनर का ही तो पार्ट आर्टिकल है। तो बस ये भी किससे पहले आएंगे, नाउन से पहले। और देखो आर्टिकल्स, आर्टिकल्स आर द पार्ट ऑफ डेटरमिनर्स, दे आर कॉल्ड डेटरमिनर ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब पहचान, अगर आपकी जान पहचान है तो आर्टिकल यूज करेंगे द। और अगर आपकी उस वस्तु व्यक्ति स्थान से जान पहचान नहीं है, तो आर्टिकल यूज करेंगे ए या फिर एन। बस आगे चलते हैं, देखो अब देखो आपको बताता हूं, उसके बाद हम सबसे पहले आर्टिकल पढ़ेंगे कौन सा, इनडेफिनेट आर्टिकल, है ना। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, ए और एन। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, ए और एन। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित। अब देखो इस आर्टिकल में थोड़ा सा भी आगे बढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि, क्योंकि देखो आपको ये बात पता है, ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। बट हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि ए का यूज कब करना है और एन का यूज कब करना है। अब देखो कि ए का यूज कब करना होता है और एन का यूज कब करना होता है, वो मैंने देखो सिंपली लिखा है ना, रूल नंबर 1। एक्चुअली में इसका यूज करना होता है अकॉर्डिंग टू साउंड, किसके, अकॉर्डिंग टू साउंड। साउंड यानी कि आवाज, है ना। अब देखो वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, कॉन्सोनेंट साउंड यूज आर्टिकल ए, ठीक है।
वर्ड्स बिगिनिंग विद वोवल साउंड। वोवल साउंड कौन से? स्वर। वोवल साउंड क्या होते हैं? स्वर। आर्टिकल यूज एन। देखो, आप मेरी बात को गौर से सुनना। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है कि कॉन्सोनेंट के साथ आर्टिकल ए आएगा और वोवल के साथ आर्टिकल एन आएगा। मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैंने क्या बोला है? आप एक बार गौर से सुनो। मैंने ये बोला है कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आर्टिकल ए आएगा और वोवल साउंड के साथ आर्टिकल एन आएगा, है ना? क्योंकि देखो, ये ऐसा कोई भी बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे यूनियन लिखा है, देखो इसकी शुरुआत किससे हो रही है? एक वोवल से हो रही है ना? बट फिर भी इसके आगे आर्टिकल कौन सा लिखा है? ए। क्यों? क्योंकि सारा खेल साउंड का है। सारा खेल किसका है? साउंड का है ना? तो बस आप तो इतना सा याद रखो कि जितनी भी वोवल साउंड है उनके आगे आर्टिकल कौन आएगा? आर्टिकल एन, है ना? और आपको एक बात बताता हूँ, देखो जैसा कि मोस्टली अपने यहाँ करते ही हैं क्या, कि ये लिखा है हिंदी। अब देखो, इंग्लिश पे वोवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, है ना? इनकी साउंड के आगे क्या आएगा? आर्टिकल एन। बट इसको ना याद रख के अब थोड़ा सा चीजों को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो हिंदी में जो स्वर होते हैं ना, ए, आ, ई, उ, वो याद रख लो आप, सिंपल सा, कि अगर इनकी ध्वनि होगी, अगर इनकी साउंड होगी तो आर्टिकल एन आएगा, और अगर इनके अलावा किसी और की साउंड होगी, किसी व्यंजन की साउंड होगी, तो आर्टिकल ए आएगा। बस इतनी सिंपल सी बात है। और मैं आपको बताऊं, ये जो रूल नंबर 1 लिखा है ना, ये रूल नंबर 1 बहुत छोटी चीज लग रही होगी आपको, बट आरपीसी इसके ऊपर एक क्वेश्चन हर साल पक्का पूछती है। इसके ऊपर आरपीसी हर साल एक क्वेश्चन पक्का पूछती है। पिछली बार क्या पूछा? इटली इज एन यूरोपियन कंट्री लिखा था, क्या होगा? इटली इज ए यूरोपियन कंट्री। और क्या पूछा? रमेश गुप्ता इज एन एमबीबीएस। क्या लिखा था? रमेश गुप्ता इज ए एमबीबीएस। होगा क्या? रमेश गुप्ता इज एन एमबीबीएस, है ना? यानी कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा पूछती है कि आर्टिकल ए लगाएं या फिर आर्टिकल एन लगाएं, है ना? बस वही सीखना है अपने को। अब आपको सिंपल सा मैंने बता दिया, आप गौर से सुना आप लोगों ने। वोवल साउंड के साथ आर्टिकल एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आर्टिकल ए। यानी कि स्वर ध्वनि के साथ आर्टिकल एन लगाएंगे और व्यंजन ध्वनि के साथ आर्टिकल ए। बस, चलो आगे चलते हैं। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई मतलब मुश्किल चीज नहीं है आप लोगों के लिए। अब देखो, पहला ही पहला एग्जांपल क्या लिखा है? ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखो, ब्यूटीफुल में आगे आगे आपने क्या बोला? ब, है ना? ब तो क्या होता है? ब तो होता है सर व्यंजन, है ना? ब तो क्या होता है? ब तो होता है कॉन्सोनेंट। तो आर्टिकल कौन सा आएगा? ए। अगर स्वर ध्वनि होती तो आर्टिकल कौन सा लगाते? एन। बट ये तो कैसी ध्वनि है? ये तो कैसी साउंड है? दिस इज द कॉन्सोनेंट साउंड, सो वी विल यूज आर्टिकल ए। ओके, आगे चलो। देखो, आगे लिखा है यूरोपियन राइटर। अब देखो, इसके आगे आगे तो ई लिखा है, बट साउंड कैसी दे रहा है? साउंड दे रहा है यू की। साउंड किसकी दे रहा है? यू की। यानी कि पहले तो यह बोल रहे हैं हम, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? ऊ। यू बोल रहे हैं ना, यूरोपियन, ऐसे तो बोलते हैं यूरोपियन। हम क्या बोल रहे हैं? यह बोल रहे हैं। और यह तो क्या होता है सर? यह तो होता है व्यंजन। क्या होता है? कॉन्सोनेंट। सो वी विल यूज आर्टिकल ए। तो कॉन्सोनेंट के साथ किस आर्टिकल का यूज करते हैं? आर्टिकल ए का। बस लिख दो, ए यूरोपियन राइटर। आगे चलो, देखो आगे आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे? आगे लिखा है एन। अब देखो, ये लिखा है एयर। ये जो एच होता है ना, एच, ये होता है साइलेंट। एच क्या होता है? साइलेंट। एच की कोई भी साउंड नहीं होती है यहाँ। तो साउंड किसकी होती है? एयर की, है ना? तो हमने किससे शुरुआत की? ए से। और ए तो क्या होता है? ए, आ, ई, उ, ए, ए। ए क्या होता है? ए होता है स्वर। तो इसके आगे क्या आएगा? एन। इसके आगे क्या आएगा बताओ? एन आएगा। ये लिख दिया हमने, देखो एन। अब देखो, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जितने भी एग्जांपल लिखे हैं ना, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स है ना? ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आते हैं, तो आप थोड़ा सा इन पे ध्यान देना। ये देखो, ये एयर वाला क्वेश्चन तो अभी आया था रिसेंटली किसी एग्जाम में भी, ठीक है? आगे चलते हैं। देखो, आगे लिखा है अम्ब्रेला। इसको कैसे बोलते हैं? यूम्ब्रेला नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में आगे आगे आपने क्या बोला? तो क्या होता है? तो सर होता है वोवल। अगर ये वोवल होता है तो फिर किसका यूज करेंगे? आर्टिकल एन का। लिख दो, बस आगे चलो। ऑफिसर। ऑफिसर में आपने क्या बोला? ओ। या फिर क्या बोला? ऑफिसर, है ना? तो ये क्या होता है? ये तो होता है वोवल। तो फिर आगे क्या लिखेंगे? आर्टिकल एन। ठीक है जी, आगे चलो। अच्छा, ये क्या लिख दिया? ये लिख दिया ए ईयर। ये सही लिखा है क्या बताओ? अच्छा, इसके आगे ए आएगा
या फिर एन आएगा? बताओ आप लोग, अपनी ईमानदारी से कमेंट करना कि इस ईयर के आगे ए आएगा या फिर एन आएगा, क्या आएगा बताओ आप लोग, कैसे बोलते हैं हम इसको? ये आपके एग्जाम में पक्का आ सकता है, और मैं आपको फिर भी एक बार कह रहा हूं, आप इसको पक्का गलत भी करके आ सकते हो। आप लोग थोड़ा भी नहीं सोचते उसके ऊपर। ये एक्चुअली में इसको ईयर बोलते हैं सभी लोग, ये ईयर नहीं है। ये ईयर नहीं होता है, ये क्या होता है? देखो, ये होता है ये क्या होता है? ईयर होता है, ईयर होता है। किसकी साउंड आ रही है? ये की साउंड आ रही है, तो ये तो क्या होता है? ये तो होता है कॉन्सोनेंट। अगर यह कॉन्सोनेंट होता है तो इसके आगे क्या आएगा? आर्टिकल ए आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, आर्टिकल एन कभी नहीं आएगा। क्यों? इसकी साउंड ईयर नहीं होती है। देखो, अगर इसकी साउंड ईयर होती तो आप किसी को क्या बोलते? हैप्पी न्यू ईयर। क्या बोला आपने? हैप्पी न्यू ईयर। और ईयर का मतलब तो क्या होता है? ई ए आर, ईयर मतलब तो होता है कान। तो आपने उसको क्या बोल दिया? हैप्पी न्यू, न्यू का मतलब नए, और ईयर मतलब कान, नए कान मुबारक हो। अगर एक उसको प्रॉपर इंग्लिश आती होगी तो वो क्या समझेगा कि ये मुझे क्या बोल रहा है कि आपको अपने नए कान मुबारक हो। ऐसा हो सकता है क्या? बताओ, ये कोई चीज थोड़ी होती है, नए कान नहीं होते हैं ना। तो ये ईयर नहीं होता है। इसको क्या बोलना होता है? हैप्पी न्यू ईयर, है ना। तो ये किसकी साउंड होती है? ये की साउंड होती है। तो इसके लिए इसके आगे आर्टिकल कौन सा यूज करते हैं? हमेशा ए यूज करते हैं। मेरी इस बात को याद रखना, ये जो मैंने हैप्पी न्यू ईयर से आपको समझाया ना कि नए कान मुबारक हो, इससे आपको याद रहेगा कि इसकी साउंड, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ईयर नहीं होती है, वो गलत होता है बोलना। इसकी प्रोनाउंसिएशन ईयर होती है। और मैं आपको बताऊं, आप एग्जाम में इसको भूल जाओगे, पक्का कह रहा हूं। और ये आपके एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, ईयर के आगे आर्टिकल कौन सा आएगा? ए आएगा। कभी भी कंफ्यूज मत होना। बच्चे क्या सोचते हैं? एन ईयर लिख देते हैं। क्या सोचते हैं क्या कि इसकी साउंड, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? ईयर होगी, जबकि वो नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखना, ए ईयर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, हैप्पी न्यू ईयर नहीं, हैप्पी न्यू ईयर। आगे चलें, देखो आगे क्या लिखा है? एन अनटाइडी बॉय। अच्छा, मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, टाइड। आप सभी लोगों ने सुना होगा टाइड। टाइड जो होता है ना, टाइड सफेद एकदम चमका देता है कपड़ों को, वो होता है टाइड। टाइड मतलब, वो टाइड नाम क्यों रखा सोचो उस कंपनी वाले ने? टाइड नाम इसलिए रखा, टाइड का मतलब होता है बहुत ही साफ सुथरा, सफाई। टाइड का मतलब क्या होता है? साफ सुथरा, सफाई। यानी कि आप टाइड की साबुन या फिर डिटर्जेंट आप यूज करोगे तो आपके कपड़े को कैसा कर देगा? बिल्कुल साफ चमका देगा, है ना, सफेद एकदम। तो इसी की ही एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है? टाइडी, है ना। टाइड मतलब साफ, टाइडी मतलब एकदम साफ सुथरा व्यक्ति, ऐसे मान लो। और अनटाइडी उसका जस्ट अपोजिट, यानी कि जो बहुत गंदा रहता है। जो कैसा रहता है? बहुत गंदा, उसको क्या बोलते हैं? अनटाइडी। अब देखो क्या लिखा है? एन अनटाइडी बॉय, यानी कि अनटाइडी, इसको क्या बोला? अनटाइडी। अ बोला ना पहले, तो इसके आगे आर्टिकल क्या आएगा? ए या फिर एन? क्या आएगा? एन। आर्टिकल आएगा एन। एन अनटाइडी बॉय मतलब एक बहुत गंदा रहने वाला लड़का। आगे चलो, देखो ये लिखा है आवर। इसके अंदर एच को नहीं बोला जाता है। एच की साउंड कैसी है? साइलेंट है। एच साइलेंट है। कैसे, क्या बोलते हैं इसको? आवर बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके आगे? आ से शुरू किया तो इसके आगे आर्टिकल क्या आएगा? एन, क्योंकि वोवल साउंड है। वोवल साउंड के आगे आर्टिकल क्या आता है? एन। बस, आगे चलो। एन एम फिल डिग्री। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये लिखा है एम, ये मैं नहीं लिखा है। ये मैं नहीं है इसका साउंड। इसका साउंड क्या है? एम। एम कैसे बोलते हैं? ऐसे ही तो बोलते हैं ना, एम, है ना। इसको मैं नहीं बोलते हैं कभी भी। ये क्या बोलते हैं? इसको एम। और एम फिल के लिए क्या बोलते हैं? एम फिल, एम फिल। एम बोला ना आपने आगे। और ए तो क्या होता है? एक वोवल होता है। ए क्या होता है? वोवल होता है। और वोवल के आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा? एन आर्टिकल लगेगा। तो क्या बोलेंगे इसको? एन एम फिल डिग्री। ठीक है, आगे चलें, देखो उसके बाद आगे चलते हैं। आगे ये क्या होता है बताओ? इसको बोलते हैं यू। इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखना। इसको बोलते हैं यू। यू, यू के आगे आर्टिकल कैसा आएगा? ए। और यू क्या होता है? यू इट इज ए फीमेल शिप। क्या होती है? फीमेल शिप। और इसका मेल उसको क्या बोलते हैं? रैम। राम नहीं है ये, इसको बोलते हैं रैम। रैम क्या होता है? मेल शिप होती है, उसको बोलते हैं रैम। और फीमेल शिप को बोलते हैं यू, है ना। यू, इसके आगे आर्टिकल क्या आएगा? ए, क्योंकि इसको, इसकी साउंड कैसी है? यह की साउंड है। यह की साउंड क्या होती है? कॉन्सोनेंट होती है। सो वी विल यूज द आर्टिकल ए। आगे चलो, देखो आगे है एन एस पी।
क्या लिखा है, NSP। देखो इस एस को कैसे बोलते हैं, से नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एस। एस बोलते हैं, एस। जैसे एम बोला था वैसे क्या है, एस। तो आगे आगे क्या बोला है, ए। एक क्या होता है, एक वोवल, और इसके आगे आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे, एन। NSP, है ना। और देखो आपको एक मजे की बात बताता हूँ, अगर आपने इस एसपी की फुल फॉर्म लिख दी, वो क्या होती है, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। तो क्या लिखा, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। यानी कि अब आगे आगे आपने किसको बोला, सुप्रीडेंट, यानी कि आगे आपने बोला स। के बाद बोला ऊ, है ना। सुप्रीडेंट में क्या बोला, पहले बोला स, और स क्या होता है, कॉन्सोनेंट। तो आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे, ए। ए सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। बट अगर एसपी बोलोगे तो आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे, NSP। आगे चलो देखो, है ना। सारा खेल साउंड का है, देखो सारा खेल किसका है, साउंड का है इसके अंदर। आगे देखो, ये ONE, इसको कैसे बोलते हैं बताओ इंग्लिश के अंदर, ONE को, वन। क्या बोलते हैं, वन, है ना। वन में आगे क्या बोला, व। और वह क्या होता है, कॉन्सोनेंट। तो आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे, ए वन आइड मैन, है ना। बस आगे चलो, अब देखो, अब लिखा तो ओ है, ONE, और बोला क्या, वन। वन, है ना। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी परेश रावल की, परेश रावल क्या बोलता है, यार इंग्लिश तो ऐसी लैंग्वेज है जिसमें क्या बोलते हैं, बिल्ली होती है बोलते कैट है, होती बिल्ली है। हिंदी में कितना सिंपल है, होती भी बिल्ली है, बोलते भी बिल्ली है, और लिखते भी बिल्ली है ना, ऐसा। तो इंग्लिश में एक्चुअली बताऊं ऐसी बात क्यों है, इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्या, कि इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं टोटल, बट साउंड पता है कितने हैं, साउंड 44 साउंड है इंग्लिश के अंदर, लेटर तो ओनली 26 ही हैं। 5 वोवल है और 21 कॉन्सोनेंट है। बट इंग्लिश के अंदर साउंड बहुत ज्यादा है, साउंड कितने हैं, साउंड 44 हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत दिक्कत हो जाती है इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन, उसको मतलब प्रोनाउंस करने में किसी वर्ड को ना, उनका सबका अपना अपना सिस्टम, मतलब टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। जैसे देखो यहाँ लिखा क्या था, ONE, और बोला क्या, वन, है ना। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, देखो क्योंकि इंग्लिश में क्या ना, इंग्लिश एक एक्चुअली में रियल मीनिंग में ही एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल लैंग्वेज इसलिए नहीं है कि सारी दुनिया में बोली जाती है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज इसलिए है कि इसने सारी दुनिया की लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया है। इसने फ्रेंच से कोई वर्ड आया उसे भी एक्सेप्ट किया, अरेबिक से आया उसे भी एक्सेप्ट किया, हिंदी से भी बहुत सारे वर्ड्स को इंग्लिश ने एक्सेप्ट किया है कि चलो ठीक है, आज से आप हमारे भी वर्ड हो, हम भी इन वर्ड्स को इंग्लिश में ऐसे ही यूज करेंगे, है ना। तो वो इंग्लिश रियल में एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इसमें क्या है ना, बहुत सारी लैंग्वेज से क्या गए, वर्ड चले गए, जाते गए जाते गए। तो उन वर्ड्स के साथ क्या हुआ ना, कि वो इंग्लिश में तो चले गए, बट उनका प्रोनाउंसिएशन वो जिस लैंग्वेज से आए थे वो वैसा ही रहा। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारा हिंदी का एक वर्ड है निर्वाण, उसको इंग्लिश ने एक्सेप्ट किया, है ना। तो उसको एक्सेप्ट तो कर लिया, बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो निर्वाण ही रखा, है ना। तो उस वजह से क्या हो कि इंग्लिश में साउंड बहुत ज्यादा हो गई। अब देखो, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, केमिस्ट्री। यहाँ पे क्या बोला, केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री। क्या बोला, CH को क्या बोला, CH को बोला आपने है ना, क्या बोला, केमिस्ट। CH को क्या बोला, क। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो आपने एक गाड़ी का नाम सुना होगा, शेवरोले। शेवरोले सुना है आप लोगों ने। अब इसके अंदर CH को क्या बोला, श। क्या बोला, शेवरोले में क्या बोला, श, है ना। और आपने आपने चलो शेवरोले भी इतना ना पता हो तो आप लोगों ने शैंपेन सुना होगा, शैंपेन। चैंपियन में CH को क्या बोला, श। यानी कि देखो, यहां तो CH को बोला जा रहा है श, यहाँ CH को बोला जा रहा है क, है ना। बहुत चीजें मतलब बदल जाती है बार बार। ये सभी वर्ड है ना जिनमें श बोला जाता है, ये सभी कहां से आए, फ्रेंच से आए। शेवरोले एक फ्रेंच कंपनी है ना, उसमें CH को क्या को नहीं बोलते, क्या नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, श, शेवरोले। और देखो, शैंपेन, शैंपेन को कैंपेन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शैंपेन, श बोला, है ना। तो एक्चुअली में देखो, अब इसी CH की देखो कितनी सारी साउंड हो गई, क भी हो गई, श भी हो गई, और भी बहुत सारी, च भी बता सकता हूँ, देखो जैसे चेरी होती है, चेरी, है ना। तो क्या बोलते हैं, चेरी बोलते हैं। यानी कि CH की साउंड क्या होगी, च। अब देखो एक CH की कितनी सारी साउंड है, च भी है, क भी है, श भी है। तो एक्चुअली में इंग्लिश में क्या है ना, साउंड बहुत ज्यादा है और लेटर्स उसके कंपैरेटिवली काफी कम है ना। तो थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम होती है इस लैंग्वेज में ना, बट उससे अपना इतना कोई फर्क एग्जाम में पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप तो ये जितने एग्जाम्पल लिखवाए आप उतने भी याद रखो तो भी दैट्स मोर देन इनफ, है ना। आगे चलो देखो,
आगे देखो, आगे क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में हमने सबसे आगे क्या बोला, य। और य क्या होता है, दिस इज ए कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसके आगे क्या यूज करेंगे, आर्टिकल ए। आगे चलो देखो, वन, वन के आगे क्या लिखेंगे, आर्टिकल ए, 1 रुपी नोट। आगे चलो देखो, एक्स रे। अब देखो, एक्स रे, एक्स को कैसे लिख सकते हैं, ये वो वाली एक्स नहीं है, ये एक्स रे, एक्स ये है, एक्स। इसमें देखो आगे आगे क्या है, ए, है ना, क्या है, ए, और ए क्या होता है, एक वोवल। इसके आगे किसका यूज करेंगे, एन। एन एक्सरे मशीन, एन एक्सरे प्लांट, कुछ भी, है ना। आगे चलो देखो, यूनियन, यूनियन के लिए आप क्या बोला, य। यूनियन, य क्या होता है, कॉन्सोनेंट, सो हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल ए। ए यूनियन। चलो आगे देखो, तो कैसे बोलेंगे, एच साइलेंट होता है, और में साइलेंट है, एयर में साइलेंट है, ऑनेस्ट में भी साइलेंट है, इसको हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट, है ना, ऑनेस्ट। और ओ क्या होता है, ओ होता है एक वोवल, और वोवल के आगे आर्टिकल कौन सा आएगा, एन। ठीक है जी, आगे चलो, एमपी, मैंने अभी आपको बताया था, इसको एम को कैसे बोलते हैं, एम ए, है ना, ऐसे। आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे, एन। आगे चलो, एमएलए, एमएलए को कैसे बोलते हैं, एम। एम के आगे हमने क्या बोला, ए, और इसके आगे आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे, एन। आगे चलो देखो, ये देखो, ये होटल बोलते हैं हम इसको, और ये होता भी होटल ही है, इसको होटल नहीं बोलते हैं। जैसे हॉनेस्ट को ऑनेस्ट बोला था, वैसे इसको होटल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, होटल, है ना। होटल में हम एच को बोलते हैं, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए का। आगे चलो, एस एच ओ, एस को कैसे बोलते हैं, एस। आगे क्या बोला, ए, और ए क्या होता है, एक वोवल, इसके लिए इसके आगे यूज क्या करेंगे, एन। एन एस एच ओ, एस एच ओ कौन होता है, एस एच ओ। अभी ऐसा ही पकड़े गए हैं, फिर एस एच ओ पकड़े गए हैं, ऐसा ही पकड़े गए हैं, एस एच ओ नहीं बने थे वो, भी एस एच ओ बनने में बहुत टाइम लगेगा उनको। आगे देखो, एन एफ आई आर, एफ को कैसे बोलते हैं, इसको फ नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफ, यानी कि एफ। और ये ए क्या होता है, ये होता है वोवल, स्वर। इसके आगे किसका आर्टिकल का यूज करेंगे, आर्टिकल एन। क्या लिखेंगे इसको, एन एफ आई आर। आगे चलो देखो, आगे है एलडीसी। एलडीसी की जो वैकेंसी आई है ना, उसको क्या बोलते हैं, एल, ले नहीं बोलते हैं इसको, एल, एलडीसी। तो क्या लिखेंगे, एन एलडीसी। बट अगर इसी की आप फुल फॉर्म लिख दो, लोअर डिवीजन क्लर्क, तो क्या बोला आपने, लवर, है ना, ये वो वाला लवर नहीं है, जैसे वो एक्स नहीं था वैसे लवर नहीं है, इसके लिए क्या है, ये लवर। तो इसके आगे आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे, ए। देखो, अगर आपने एलडीसी बोला तो आर्टिकल यूज किया, एन। अगर आपने लोअर डिवीजन क्लर्क बोला तो आर्टिकल यूज किया, ए। देखो कितनी कितनी सुंदरता इस लैंग्वेज की ना, कि देखो, एलडीसी में एक्चुअली में एल होता क्या है, एक्चुअली में तो एल कॉन्सोनेंट होता है, बट साउंड कैसी देता है, वोवल जैसी देता है। तो आर्टिकल कौन सा यूज किया, एन, है ना। लेकिन इसी की फुल फॉर्म लिखी तो क्या कर दिया, इसके आगे आर्टिकल यूज कर दिया, ए। और आपको एक बात बताता हूँ, यूडीसी में जस्ट उल्टा होता है, देखो, यूडीसी, यूडीसी में इसको क्या बोला, यू। जैसे यूरोपियन था वैसे यू, और यू के आगे आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे, ए। बट अगर इसकी फुल फॉर्म आप लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, अपर डिवीजन क्लर्क। आपने क्या बोला, अपर, अ लिखते ही आपको क्या लिखना पड़ेगा, एन अपर डिवीजन क्लर्क। देखो, है ना, ऐसे बदल जाते हैं, देखो। चले आगे, अब देखो ये लिखा है, देखो, ए यूडीसी, एन अपर डिवीजन क्लर्क। आगे चलो देखो, एमपी के आगे क्या लिखा था, आर्टिकल एन। बट अगर आपने उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिख दिया, अब मेंबर में आपने सबसे आगे क्या बोला, मेंबर, है ना, मैं, तो मैं के आगे आर्टिकल कौन सा लगेगा, ए। बस, एन में ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आगे देखो, इसको क्या बोलेंगे, कौन होता है यूलॉजिस्ट, ये होता है यूलॉजिस्ट, है ना। यू, आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे, ए। यूलॉजिस्ट होता है जो आपकी बहुत प्रशंसा करे, है ना, जो किसी की क्या करे, बहुत प्रेज करे, किसी को एडमायर करे, वो कौन होता है, यूलॉजिस्ट होता है ना। आगे देखो, एमबीबीएस, एमबीबीएस के आगे आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे, एन। क्यों, क्योंकि हम इसको एम बोलते हैं, एम। एम क्या गया, ये क्या है, ये वोवल है, तो आर्टिकल कौन सा यूज किया, एन। बस, आगे चलो देखो, यूलोजिस्ट को याद रखना कौन होता है, जो आपकी बहुत प्रशंसा करता है। और आप ये से वर्ड्स को डिक्शनरी में भी देखा करो। आप सभी लोगों के पास तो आज के टाइम में सबके पास स्मार्टफोन है ना, अपना तुरंत उसमें एक डिक्शनरी रखा करो बढ़िया सी, और उसमें सर्च कर लिया करो, बस। आगे देखो, अच्छा ये लिखा था एजुकेशन, एजुकेशन के आगे लिखा है ए या फिर एन, और उसको काट दिया है, क्यों ऐसा किया है बताओ, एजुकेशन के आगे
कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे ए या फिर एन का। क्यों नहीं करेंगे ऐसा? क्योंकि एजुकेशन काउंटेबल नहीं है। एजुकेशन की गिनती नहीं कर सकते हो, एक एजुकेशन, दो एजुकेशन, तीन एजुकेशन, नहीं। एजुकेशन के आगे ना तो ए आएगा ना ही एन आएगा, क्योंकि एजुकेशन तो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। अगला देखो, ये लिखा है इग्नोरेंस। क्या लिखा है? इग्नोरेंस। इसके आगे कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? इग्नोरेंस के आगे कौन सा आर्टिकल लगाएंगे बताओ? इग्नोरेंस के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान। क्या मतलब होता है? अज्ञान। इग्नोरेंस मतलब अज्ञान। एक छोटी सी इडियम भी होती है, जो इडियम मतलब प्रोवर्ब है, क्या? इग्नोरेंस इज ए ब्लिस। यानी कि अज्ञानता में क्या है? बहुत आनंद है। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? अज्ञान। और अज्ञान मतलब इसकी गिनती थोड़ी हो सकती है, ज्ञान की और ज्ञान की क्या गिनती है? कोई गिनती नहीं हो सकती है। दिस नॉट ए काउंटेबल नाउन। so we cannot use article a और n with the ignorance। आगे चलते हैं। देखो, यानी कि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं हम। तो इसके साथ आर्टिकल ए या फिर एन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आर्टिकल ए और एन का तो मतलब ही एक होता है। तो यूज सिर्फ किसके साथ करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। आगे चलते हैं। देखो, तो ये थोड़ा बहुत आप समझे कि कॉन्सोनेंट वोवल के साथ कब ए लगाएं कब एन लगाएं, है ना? सारा खेल साउंड का है, सारा खेल साउंड का है। आगे चलो। आगे देखो, नोट में क्या लिखा है? ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैन नेवर बी यूज्ड विदाउट एन आर्टिकल। कहने का मतलब ये है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज हम बिना आर्टिकल के नहीं कर सकते इंग्लिश के अंदर। अगर हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखनी है तो हमें उसके साथ आर्टिकल लिखना होगा। जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, जहां जहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वहां वहां आर्टिकल एन है। बस। देखो क्या लिखा है? दिस इज चेयर। क्या लिखा है? देखो, दिस इज चेयर। ये नहीं हो सकता है। क्या लिखना पड़ेगा आपको? दिस इज ए चेयर। कभी भी ऐसा बोलना बिल्कुल गलत होता है इंग्लिश में, दिस इज चेयर नहीं। क्या बोलना पड़ेगा? दिस इज ए चेयर। यह एक कुर्सी है, ऐसे दिस इज ए चेयर। इज्जत सबको देनी पड़ेगी इसमें। दिस इज ए चेयर। और देखो, नेहा सैंग सॉन्ग नहीं। क्या बोलना पड़ेगा? नेहा सैंग ए सॉन्ग। नेहा सैंग ए सॉन्ग। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी उसके आगे आपको आर्टिकल ए या फिर एन लिखना पड़ेगा। उसके नीचे वाला क्वेश्चन देखो, शी इज एक्सीलेंट। इसके आगे लिखना पड़ेगा क्या बताओ? नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सीलेंट जो वर्ड है ना, ये नाउन नहीं है, ये तो खुद एक एडजेक्टिव है। ये तो खुद ही क्या है? एडजेक्टिव है, एक्सीलेंट। तो इसके साथ आर्टिकल ए या फिर एन नहीं लिखेंगे। आर्टिकल कभी भी एडजेक्टिव के आगे नहीं आता है। आर्टिकल हमेशा किसके आगे आता है? नाउन के आगे आता है। और ये तो सिर्फ एक एडजेक्टिव लिखा है, शी इज। तो इसको सीधा बोल सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं क्या? शी इज एक्सीलेंट। शी इज ब्यूटीफुल, है ना? शी इज ए ब्यूटीफुल नहीं बोलना होता है। क्या बोलना होता है? शी इज ब्यूटीफुल, शी इज एक्सीलेंट, है ना? बट अगर आपने इसके पीछे गर्ल, लेडी, कुछ भी लिख दिया, पर्सन, तो फिर आपको क्या बोलना पड़ेगा? ये लिखना पड़ेगा। जैसे देखो, अगर आपने इसके पीछे एक्सीलेंट के पीछे कुछ जोड़ दिया, जैसे देखो आपने ऐसे लिख दिया सेंटेंस, शी इज, खाली स्थान छोड़ा ऐसे, फिल इन द ब्लैंक, एक्सीलेंट स्टूडेंट। जैसे ही आपने स्टूडेंट लिख दिया, स्टूडेंट क्या होता है? एक नाउन होता है ना? नाउन तो आपको पता है बिना आर्टिकल नहीं आएगा। और स्टूडेंट एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, गिनती हो सकती है, एक है, तो आर्टिकल कौन सा आएगा? ए या फिर एन। लेकिन देखो, एक्सीलेंट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, एक्सीलेंट के अकॉर्डिंग क्या आएगा? एन। शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। लेकिन अगर आप पीछे स्टूडेंट ना लिखो तो आपको आर्टिकल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आर्टिकल तभी लिखना है जब नाउन हो। अगर नाउन ना हो तो आर्टिकल मत लिखो। बस। अगर सिर्फ एक्सीलेंट लिखा है तो कोई आर्टिकल नहीं लिखना। अगर एक्सीलेंट के पीछे कुछ जोड़ दिया, गर्ल, स्टूडेंट, कुछ भी, लेडी, कुछ भी जोड़ दिया, तो फिर क्या लिखना पड़ेगा? आर्टिकल लिखना पड़ेगा। हाँ, बस इतनी सी चीज है। शी इज एक्सीलेंट, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, है ना? अगर आपने पीछे गर्ल लिख दिया तो क्या लिखना पड़ेगा? शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, है ना? बस। देखो आगे, रूल नंबर 2, ए या फिर एन।
are used before singular countable nouns when they are indefinite or mentioned for the first time। यही मैंने आपको बताया था, आर्टिकल ए और एन का यूज किसके साथ करते हैं? इनडेफिनेट नाउन के साथ, यानी कि जो नाउन अनिश्चित है, यानी कि जिसके बारे में हमें पहले नहीं पता है। और आगे क्या लिखा है देखो, और मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार मेंशन की गई है ना। पहली बार मेंशन की, इसका मतलब हमें पहले से तो नहीं पता उसके बारे में, पहली बार तो अभी मेंशन हुई है, तो अब हमें आगे उसके बारे में पता चलेगा। अब सेंटेंस देखो, ही सॉ ए मैन इन दी स्टोर, क्या लिखा है? ही सॉ ए मैन इन दी स्टोर, उसने स्टोर में एक आदमी देखा। अब ये आदमी कौन था आप नहीं जानते, उसने सिर्फ स्टोर में एक आदमी देखा, तो आपने क्या बोला? ही सॉ ए मैन इन दी स्टोर। अब आप आदमी को जान चुके हो, है ना। अब आगे चलो देखो, द मैन। अब ये द मैन कौन सा मैन है? ये वही आदमी है जिसको उसने स्टोर में देखा था, द मैन। क्योंकि अब ये खास हो गया, देखो खास क्यों हो गया? क्योंकि आपकी उससे जान पहचान हो गई, है ना। आप जान चुके हो कि अब किस आदमी की बात हो रही है। देखो क्या है वो आदमी, द मैन पुल्ड ए गन, आदमी ने बंदूक खींची, एंड किल्ड दी ऑनर, और ऑनर को मार दिया, है ना। इस आदमी ने, जिसे उसने स्टोर में देखा था, बस वही आदमी। ही सॉ ए मैन इन द स्टोर, द मैन पुल्ड द गन एंड किल्ड दी ऑनर। आगे देखो, वी सॉ ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, हमने एक पक्षियों का झुंड देखा। पहली बार मेंशन कर रहे हैं, कोई भी पक्षियों का झुंड हो सकता है, आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आगे पढ़ो, द बर्ड्स वर लुकिंग फॉर फूड, लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, लुक फॉर का मतलब क्या होता है? तलाश करना, इन सर्च ऑफ समथिंग। लुक फॉर का मतलब तलाश करना। द बर्ड्स वर लुकिंग फॉर फूड, वो पक्षी किस चीज की तलाश कर रहे थे? फूड की। कौन से पक्षी? जिनको उसने झुंड में देखा था। ये पक्षी खास हो गए ना, देखो पहले आप इन पक्षियों को नहीं जानते थे, तो आपने आर्टिकल ए लिखा, बट अब आप इन पक्षियों से परिचित हो, आपकी जान पहचान हो चुकी है, आपके लिए निश्चित हो चुके हैं कि यही पक्षी, तो आपने आर्टिकल क्या लिखा? द। आगे चलो, आई रीड ए बुक, मैंने एक किताब पढ़ी। देखो, द बुक इज फैसिनेटिंग, वो अब कौन सी बुक की बात कर रहा है? जो उसने पढ़ी है वो उसी किताब की बात कर। द बुक इज फैसिनेटिंग, यानी कि बुक बहुत ही आकर्षित करने वाली थी, है ना। आगे चलो, वंस देयर वाज ए शिप, ऐसे आपने छोटी क्लासों में कहानियां भी पढ़ी होगी। वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। अब आपको नहीं पता राजा के बारे में कुछ भी, अभी उसकी कितनी रानियां थी, वो क्या करता था, कुछ नहीं पता। वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। द किंग वॉज वेरी काइंड एंड जेनरस, वो राजा बहुत ही अच्छा और दयालु था, है ना। अब आपको पता चल गया कि किस राजा की बात हो रही है। आगे चलो, आई एट एन एप्पल yesterday, कल मैंने एक एप्पल खाया। अब अभी तक आपको नहीं पता, सिर्फ क्या पता है कि एक एप्पल की बात थी, आपको नहीं पता कौन सा एप्पल, बस एक एप्पल खाया। अब आगे चलो, द एप्पल वॉज जूसी एंड डिलीशियस, अब आपको पता है कि जूसी और डिलीशियस कौन सा एप्पल था, कौन सा एप्पल? वो जो कल खाया। अब एप्पल आपके लिए क्या हो चुका है? खास। क्यों? क्योंकि अब आपकी एप्पल से जान पहचान हो चुकी है, तो आपने क्या बोल दिया? द एप्पल। बस, द एप्पल वॉज जूसी एंड डिलीशियस। सिंपल सी चीज है। देखो एक सेंटेंस लिखता हूं आप लोगों के लिए, ऐसे, she gave me a gift, she gave me a gift, I thanked her for a, क्या मैंने सही लिखा है क्या बताओ? शी गेव मी ए गिफ्ट, आई थैंक्ड हर फॉर ए गिफ्ट। नहीं, आप कहोगे सर नहीं, गलत लिख दिया आपने, क्यों? शी गेव मी ए गिफ्ट, उसने मुझे गिफ्ट दिया, यहां तक तो ठीक है। अब आपको पता चल चुका है कि गिफ्ट की बात हो रही है, और गिफ्ट अब आप लोग जान चुके हो कौन सा गिफ्ट जो उसने मुझे दिया था। अब आगे देखो, आई थैंक्ड हर फॉर द गिफ्ट, फॉर द गिफ्ट क्या लिखना पड़ेगा? फॉर द गिफ्ट। कौन से गिफ्ट के लिए मैंने उसे थैंक्स कहा? जो उसने मुझे दिया था। आप गिफ्ट से परिचित हो कि उसने मुझे गिफ्ट दिया और मैंने उस गिफ्ट के लिए उसे धन्यवाद दिया। बस, आगे चलो। ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है यार। आगे देखो क्या, शिफ्टिंग ऑफ आर्टिकल। शिफ्टिंग क्या होता है? शिफ्ट करना क्या होता है? एक से आगे शिफ्ट करते जाना, है ना, अपनी पोजीशन चेंज करते जाना। आर्टिकल भी क्या करता है? अपनी पोजीशन चेंज करते रहता है। आर्टिकल को एक्चुअली में क्या शौक होता है? सबसे आगे आने का, सबसे आगे बैठने का, है ना। जैसे ही इसके आगे कोई आके बैठता है, ये उसके आगे आके बैठ जाता है। जैसे ही फिर इसके आगे आके कोई बैठता है, ये क्या करता है? फिर वहां से खड़ा होकर फिर उसके आगे आके बैठ जाता है। यानी कि आर्टिकल क्या होता है? छोटी सी चीज होती है, छोटा सा होता है, ए और एन, और रहता कहाँ है? सबसे आगे। बस, क्या लिखा है देखो, शी इज ए स्टूडेंट, ठीक है। आगे देखो,
फिर आपने क्या लिखा, शी इज एन इंटेलिजेंट, शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब ये जो आर्टिकल एन है ना, ये स्टूडेंट के आगे ना के कहा जाएगा, इंटेलिजेंट के आगे, ये शिफ्ट होता रहेगा। शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। और देखो, शी इज ए वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अब जैसे आपने वेरी लिखा आर्टिकल फिर उसके आगे आ जाएगा, शी इज ए वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। कभी भी ऐसा मत बोलना शी इज ए वेरी इंटेलिजेंट ए स्टूडेंट, नहीं। आर्टिकल अपनी जगह बदलता रहता है, छोटा सा होता है, छोटे बच्चे की तरह, और कहाँ रहता है, सबसे आगे रहता है ना, बस। शी इज ए वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, शी इज ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट, शी इज ए स्टूडेंट, बस कितनी सिंपल सी बात। आगे चलो देखो, यूज्ड फॉर एक्सक्लेमेशन विद व्हाट और हाउ बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। एक्चुअली में कहने की बात इतनी है कि अगर व्हाट या फिर हाउ लिखा हो, क्या लिखा हो, व्हाट या फिर हाउ लिखा हो, और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखी हो, तो बीच में आर्टिकल कौन सा आएगा, ए और एन। इसमें याद रखने वाली इतनी कोई बात है नहीं, क्यों, क्योंकि देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी तो आर्टिकल ए और एन ही आएगा, और दूसरा आर्टिकल आएगा ही नहीं, बस ऐसे। आर्टिकल क्या आएगा, ए और एन। व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज, व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज। आगे देखो, हाउ ए स्वीट पर्सन ही इज। आगे देखो, हाउ ए स्वीट सॉन्ग इट इज। आगे देखो, व्हाट एन इंटरेस्टिंग पर्सन ही इज, व्हाट एन इंटरेस्टिंग पर्सन ही इज, कितना इंटरेस्टिंग आदमी है वो, व्हाट एन इंटरेस्टिंग पर्सन ही इज। आगे देखो, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज, कितना सुंदर घर है, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज, है ना। ऐसे आप लोगों ने खूब मूवीज में सुना ही होगा, ऐसे बोलते थे व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, है ना, ऐसे। what an interesting person he is, what a beautiful house it is, है ना। तो अगर डब्ल्यू एच वर्ड वॉट लिखा हो, हाउ लिखा हो, और उसके बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन लिखी हो, तो सिंगुलर नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल ए या फिर एन आता है। मैंने आपको बताया सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी बिना आर्टिकल के नहीं आएगा, बस। आगे चलो देखो, अच्छा आर्टिकल ए और एन का मतलब एक होता है, क्या होता है, एक होता है, और हिंदी में ऐसे होता है ना, प्रति, प्रति किलो। उस प्रति का मतलब भी एक्चुअली में क्या होता है, एक ही होता है। प्रति का मतलब भी क्या होता है, एक ही होता है। प्रति लीटर ये गाड़ी 20 किलोमीटर चलती है, प्रति लीटर ये गाड़ी 20 किलोमीटर चलती है, मतलब 1 लीटर में गाड़ी 20 किलोमीटर चलती है। आप प्रति लीटर बोल दो या फिर 1 लीटर बोल दो, बात तो क्या है, एक ही है। ऐसा इंग्लिश के अंदर है, आप ए बोल दो चाहे पर लीटर बोल दो, बात तो क्या है, एक ही है। हेलो हेलो, 1 मिनट में साउंड चेक। हेलो 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 हेलो। तो आप पर लीटर बोल दो, प्रति लीटर बोल दो, 1 लीटर बोल दो, या फिर ए लीटर बोल दो, बात एक ही है। अब देखो क्या लिखा है, अडानी अर्न्स 20,000 ए मंथ। ए मंथ मतलब एक महीने में अडानी कितने रुपए कमाता है, 20,000। 20,000 नहीं, 20,000 करोड़। अडानी अर्न्स 20,000 ए मंथ। ए मंथ का मतलब एक महीने में कितने कमाता है, 20,000। आगे देखो, दे बॉट मैंगोस, उन्होंने क्या खरीदे, मैंगोस, कैसे, ₹30 ए किलो, प्रति किलो 30 रुपए के हिसाब से उन्होंने क्या खरीदे, आम खरीदे, बस। 1 किलो का मतलब 1 किलो। आगे देखो, द ट्रेन रन्स 60 किलोमीटर ए लीटर, 60 किलोमीटर ए लीटर, 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलती है, 60 किलोमीटर, यानी कि प्रति लीटर 60 किलोमीटर। आगे चलो, यू कैन टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस ए डे। ट्वाइस ए डे का मतलब एक दिन, प्रतिदिन में 2 बार। ट्वाइस ए डे का मतलब एक दिन में 2 बार, बस। आगे चलो, बनानाज आर सोल्ड 40 रुपीज ए डजन। 40 रुपीज ए डजन, यानी कि 40 रुपए के एक दर्जन, या 40 रुपए प्रति दर्जन, बस इतनी सिंपल सी बात है। हो गए। आगे चलो, अब मैं आपको बात बताता हूँ, देखो ये जो हिंदी में हम बोलते हैं ना, 3.5, ढाई, पौने 4, 5, सवा 5, ऐसे उनको इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे फ्रैक्शन के रूप में। ये जो फ्रैक्शन होते हैं इनको इंग्लिश में लिखते हैं तो इनके साथ आर्टिकल ए या फिर एन का यूज करते हैं। कैसे, देखो अगर ये ढाई लिखा है ना, तो क्या बोलना पड़ेगा इंग्लिश के अंदर, 2 and a half। क्या बोलना पड़ेगा, 2 and a half, ए हाफ। या फिर अच्छा यहाँ क्या लिखा है, 2 and a quarter। 2 and a quarter तो क्या हो गया, 2 and a quarter, है ना, ऐसे कुछ भी। क्वार्टर लिखो, हाफ लिखो, आपको क्या लिखना पड़ेगा, उससे पहले आर्टिकल लिखना पड़ेगा। अगला क्या लिखा, देखो 3 and a half किलो। 3 and a half का मतलब ये 3 and a half किलो। अच्छा इसको क्या बोलेंगे आप लोग बताओ, 5 and a half, बस। 6 and a half, 7 and a quarter, बस ऐसे। आर्टिकल किसका यूज करेंगे, क्वार्टर और हाफ से पहले आर्टिकल ए का, बस। आगे चलो, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आगे देखो क्या लिखा है, व्हेन ए वर्ब, वर्ब क्या होती है, क्रिया, इज यूज्ड एज ए नाउन। अगर क्रिया का प्रयोग एक नाउन, एक संज्ञा की तरह करें,
तो किसका यूज करते हैं, आर्टिकल ए या फिर एन का। ये कोई रूल नहीं है, मैंने तो आपको सिंपली समझाने के लिए लिख दिया। एक्चुअली में बात किसकी कर रहे हैं, क्रिया का प्रयोग नाउन के रूप में, तो आर्टिकल किसका यूज करना है, आर्टिकल ए या फिर एन का। भाई जहां कहीं भी नाउन का यूज करोगे तो आर्टिकल ए और एन का यूज तो करना ही है। तो वो क्रिया को नाउन बना दो, चाहे नाउन को नाउन बना दो, चाहे एडजेक्टिव को नाउन बना दो, किसी को भी नाउन बना दो, चाहे नाउन खुद लिख दो, आपको आर्टिकल नाउन के साथ कौन सा लिखना पड़ेगा, ए या फिर एन। अब देखो क्या लिखा है, फॉर ए स्विम, ही इज गोइंग फॉर ए स्विम, वो स्विमिंग, ये स्विम तैरने के लिए जा रहा है। अगला क्या देखो, आई वॉन्ट टू हैव ए टॉक, आई वॉन्ट टू हैव ए टॉक विद यू। टॉक एक्चुअली में क्या होता है, स्विम एक्चुअली में क्या होता है, वर्ब, लेकिन यहाँ कैसे यूज हो रहा है, एज ए नाउन यूज हो रहा है, तो इसके आगे आर्टिकल कौन सा लिखेंगे, ए या फिर एन, बस। अगला देखो, यू शुड पे ए विजिट, अगला देखो, ही गोज फॉर ए वॉक, ये तो आप लोगों ने खूब सुना होगा, फॉर ए वॉक, है ना, ही गोज फॉर ए वॉक डेली। आगे देखो, वी स्टॉप्ड फॉर ए रेस्ट, ये तो ये भी आप लोगों ने खूब सुना होगा, वी स्टॉप्ड फॉर ए रेस्ट। ही गोज फॉर ए वॉक डेली। आगे देखो, लेट देम हैव ए फाइट, लेट देम हैव ए फाइट, उनको लड़ने दो, लेट देम हैव ए फाइट। लेट्स हैव ए ड्रिंक, ये भी आप लोगों ने खूब सुना होगा, लेट्स हैव ए ड्रिंक, चलो आज थोड़ी सी पीते हैं, लेट्स हैव ए ड्रिंक, क्या, लेट्स हैव ए ड्रिंक सम जूस, कुछ भी, है ना। आगे देखो, ही हैज गॉन फॉर ए राइड, बस, सिंपल। आगे देखो क्या लिखा है, मैनी, सच, रेदर, क्वाइट। अब इसमें आपको ज्यादा याद ना रहे तो कोई चिंता मत करना, एक तो ये रेदर याद रखना, एक मैनी याद रखना, याद कुछ भी नहीं रखना है, बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। देखो दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है मैनी, क्या लिखा है, मैनी, और एक लिखा है मैनी ए, याद रखना। देखो एक होता है मैनी, एक होता है मैनी ए। अब देखो, मैनी का मतलब बहुत सारे, अगर आपने सिर्फ मैनी लिखा है तो इसके बाद लिखना पड़ेगा आपको प्लूरल, मैनी बॉयज, क्या लिखना पड़ेगा, मैनी बॉयज। लेकिन अगर आपने मैनी लिख दिया और उसके बाद आपने लिख दिया आर्टिकल ए, अब आप बॉयज नहीं लिख सकते हो, अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, बॉय, मैनी ए बॉय। अच्छा ये बिल्कुल सही है, आपको ये मत सोचना कि मैनी ए बॉय मैंने गलत लिख दिया होगा, नहीं, मैनी ए बॉय बिल्कुल सही लिखा है मैंने, ऐसा होता है। देखो इसमें कुछ भी याद करने की चीज नहीं है, कुछ भी रटने की चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। मैनी का मतलब बहुत सारे होता है, अगर आप मैनी के बाद कोई नाउन लिखोगे तो कैसे लिखनी पड़ेगी, प्लूरल, ऐसे लिख दो, मैनी बॉयज, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी सिटीज, मैनी ट्रेन्स, मैनी बसेस, मैनी टैक्सीज, मैनी कार्स, है ना। लेकिन अगर आपने मैनी के बाद ए लिख दिया, और ए का मतलब एक होता है, ए का मतलब क्या होता है, एक, तो उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिंगुलर, बस इतनी सी तो बात है। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि सर ए और एन का तो मतलब ही एक होता है, उसके बाद तो आप प्लूरल लिख ही नहीं सकते हो, बस इतनी सी बात है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये देखो क्या लिखा है, मैनी ए ट्री लिख दो, या फिर क्या लिखो, अगर आपको ए नहीं लिखना है तो लिखो फिर मैनी ट्रीज, बहुत सिंपल सी चीज। आगे देखो, सच एन इंसिडेंट लिख दो, या फिर क्या लिख दो, सच इंसिडेंट्स लिख दो, चलो आगे चलो, सच ए थिंग लिख दो, या क्या लिख दो, सच थिंग्स लिख दो, एक ही बात है। मैनी ए वर्कर लिख दो, और या फिर क्या लिख दो, मैनी वर्कर्स, बस समझ गए ना आप लोग। देखो अगर आपको वर्कर्स लिखना है तो सिर्फ मैनी लिख दो, और अगर आपको वर्कर लिखना है तो फिर मैनी ए लिखो। अगर आपको सिंगुलर रखना है तो ए लिख दो, सिंगुलर नहीं रखना है तो ए को हटा दो, बस आगे चलो। इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, इट इज रेदर इनोसेंस, इट इज रेदर ए गुड स्टेप, है ना। क्वाइट, रेदर, सच, मैनी, इनके बाद आर्टिकल ए का यूज करते हैं, बट उसके बाद नाउन कैसे लिखते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ए और एन का मतलब ही एक होता है, ए और एन का मतलब ही एक होता है, तो इसके बाद नाउन तो सिंगुलर ही लिखनी पड़ेगी आपको। आप कभी भी ए स्टूडेंट्स नहीं बोल सकते हो, कभी भी नहीं बोल सकते हो, ए को हटाना पड़ेगा, या फिर स्टूडेंट्स को स्टूडेंट बनाना पड़ेगा, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा आपको, है ना। समझ गए, कितनी सिंपल चीज है, देखो, है ना। अगर मैंने लिख दिया और उसके बाद आपने ए लिख दिया, तो फिर आपको ट्री लिखना पड़ेगा, और अगर सिर्फ मैंने लिखा है और आपको ए नहीं लिखना है तो फिर आपको ट्रीज लिखना पड़ेगा, बस। सिर्फ मैंने लिखा है, ए नहीं लिखना है तो स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा है, मैंने के बाद अगर आपने ए भी लिख दिया तो अब स्टूडेंट लिखना पड़ेगा, बस इतनी बात है। चले आगे।
किसी अननोन पर्सन के नाम के पहले ए या फिर एन का प्रयोग कोई के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? कोई के अर्थ में होता है। यानी कि कोई अननोन पर्सन है जिसको आप नहीं जानते हो, उसके बारे में कोई बात करनी है, तो आप उसके आगे क्या लगाओगे? ए या फिर एन, और उसका मतलब क्या होगा? कोई, है ना। देखो क्या लिखा है, ए रोहित वॉन्ट्स टू मीट यू। ए रोहित वॉन्ट्स टू मीट यू। मान लो आपका छोटा भाई है, रोहित आपके घर आया, उसने दरवाजा खटखटाया, आपके भाई ने गेट खोला, आपका भाई रोहित को नहीं जानता है। अब रोहित ने क्या बोला कि मेरा नाम रोहित है और मैं आपके भाई से मिलना चाहता हूं। आप अपने भाई को अंदर आवाज क्या लगाओगे? कोई रोहित नाम का लड़का आया है तेरे से मिलने। क्या बोलोगे? हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं, कोई रोहित नाम का लड़का तेरे से मिलने आया है। उसको इंग्लिश में क्या बोल दोगे? ए रोहित। उसका मतलब क्या होगा? कोई रोहित, है ना। कोई रोहित, ए रोहित। ए मिस्टर शर्मा, इसका मतलब कोई मिस्टर शर्मा। ए रोहित, कोई रोहित, बस इतनी सी बात है। ए रोहित वांट्स टू मीट यू। एक कोई रोहित नाम का लड़का क्या करना चाहता है? आपसे मिलना चाहता है। आगे देखो, ही इज गेटिंग मैरिड टू ए परिणीति। वो कोई परिणीति नाम की लड़की से क्या कर रहा है? शादी कर रहा है ना। हम नहीं जानते कौन है ना। क्या लिख दिया हमने? ए परिणीति, है ना। वो किसी कोई परिणीति नाम की लड़की से क्या कर रहा है? शादी कर रहा है। आगे चलो, है ना। कोई के अर्थ में क्या यूज करते हैं? आर्टिकल ए या फिर एन। अब देखो आपका जो कुछ भी नाम है उसके अगर आपने आगे आर्टिकल लगा दिया ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका मतलब होगा कोई, बस। आगे चलो देखो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करके उनकी पूरी जाति का बोध कराया जाता है ना। उनकी पूरी जाति का बोध कराया जाता है। जैसे देखो, ए डॉग। ए डॉग का मतलब एक कुत्ता नहीं है, इसका मतलब सभी कुत्ते। ए डॉग यूजुअली बार्क्स एट ए स्ट्रेंजर। एक कुत्ता सामान्यतः किस पे भौंकता है? अनजान व्यक्ति पे, है ना। अब ये एक कुत्ता नहीं है यहाँ, इसका मतलब एक कुत्ता ऐसा करता है, इसका मतलब सभी कुत्ते ही ऐसा करते हैं। आगे देखो, ए काउ गिव्स अस मिल्क। एक गाय हमें दूध देती है। इसका मतलब एक गाय की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि सभी गाय हमें क्या देती है? दूध देती है। वो पूरी जाति का बोध करा रहा है। ए काउ गिव्स अस मिल्क, एक गाय हमें दूध देती है, बस। आगे देखो, किसी व्यक्ति का पेशा यानी कि प्रोफेशन को बताने के लिए ए और एन का प्रयोग होता है। किसी व्यक्ति का कोई प्रोफेशन है, कोई पेशा है, उसको बताने के लिए किसका यूज करते हैं? आर्टिकल ए या फिर एन का। देखो क्या लिखा है, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी ए सिंगर, शी हैज बिकम ए डॉक्टर। आप लोग क्या बनना चाहते हो? आरएस ऑफिसर। क्या लिखोगे? वी वॉन्ट टू बिकम एन आरएएस ऑफिसर। वी वॉन्ट टू बिकम एन। एन क्यों लिखा बताओ? क्योंकि देखो आर को कैसे बोलते हैं? आर, है ना। आर तो क्या होता है? वो तो क्या लिखना पड़ेगा? एन। वी वॉन्ट टू बिकम एन आरएएस ऑफिसर, बस। समझ गए? कोई भी पेशा होता है, कोई भी प्रोफेशन होता है, वो उस व्यक्ति के लिए तो खास होता है ना यार। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? आर्टिकल ए या फिर शी वॉन्ट्स टू बिकम एन आरएएस ऑफिसर। अब चलो देखो, अब आपको एक बात बताता हूँ। देखो अब ये थोड़ी बहुत क्या लिखी है यहाँ पे? फ्रेजेस लिखी है। क्या लिखी है? फ्रेजेस लिखी है। इन फ्रेजेस को मतलब आप याद करने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में देखो, या तो क्वेश्चन एकदम वैसा आएगा, इटली इज ए यूरोपियन कंट्री, रमेश गुप्ता इज एन एमबीबीएस, या तो क्वेश्चन वैसा आएगा, वरना क्वेश्चन कैसा आएगा? जैसा पिछली बार आया था, इन डेंजर वाला, है ना। या तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होगा, वरना क्वेश्चन इन फ्रेज से आएगा। दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। दो ही टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आरपीसी पूछती है, या तो सिंपल ए और एन का यूज पूछ लेती है कॉन्सोनेंट और वोवल के साउंड के अकॉर्डिंग, वरना ये जो फ्रेज लिखी है ना मैंने अभी, यहाँ जितनी भी फ्रेज लिखी गई है आपके सामने, इन फ्रेज से क्वेश्चन पूछती है एज इट इज, है ना। पिछली एग्जामों में पूछा है इन डेंजर वाला, है ना। मैं आपको दिखा दूंगा बहुत जगह वो। देखो फ्रेज क्या लिखी है, इनके अंदर कोई रूल नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये रटने की चीज है। रटनी कैसे है? थोड़ी बहुत दिन में जब भी टाइम मिले बोल लेना, दो चार पांच बार, अपने आप रट जाएगी। विद सम फिक्स फ्रेजेस एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लस आर्टिकल ए या फिर एन का यूज होता है। यानी कि फिक्स फ्रेजेस हैं कुछ, उनके साथ आर्टिकल ए या फिर एन का यूज होता है। कोई रूल नहीं है इस चीज का, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई इसके पीछे साइंस नहीं है। ये ऐसी ही होती है, ऐसे ही रटना है। इन ए फिक्स ही होता है। क्या होता है? इन ए फिक्स। इन ए फिक्स का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम में होना। इनएफिक्स का मतलब कोई फिक्स चीज नहीं है। इनएफिक्स का मतलब होता है प्रॉब्लम में होना। प्रॉब्लम इन ए
फिक्स। और अगला क्या, इन ए हरी। इन ए हरी का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी में होना। तो आप इसको ऐसे ही याद रखो, क्या, इन ए फिक्स, इन ए हरी, ऐसे ही बोलना होता है इसको, कोई इसका लॉजिक नहीं है। इन ए नटशेल, नटशेल का मतलब बहुत छोटे से में अपनी पूरी बात को खत्म कर देना, कंक्लूड कर देना, इन ए नटशेल। और देखो अगला क्या है, मेक ए नॉइज, शोर मचाने को क्या बोलते हैं, मेक ए नॉइज बोलते हैं। अगला देखो, कीप ए सीक्रेट, सीक्रेट का आपको मतलब पता है कि किसी सीक्रेट को अपने पास ही रखना, अपने तक ही रखना, कीप ए सीक्रेट। आगे देखो, एज ए रूल, और देखो, ए ग्रेट मैनी और ए गुड मैनी, पे ए विजिट, एट ए लॉस। एट ए लॉस का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज हो जाना। लॉस का मतलब क्या होता है, नुकसान। अगर किसी इंसान को नुकसान लग गया तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज, परप्लेक्स, है ना। एट ए लॉस, एट ए लॉस का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। आगे देखो, एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो, इस इडियम को आप पक्का याद रखना, ये एग्जाम की फेवरेट इडियम है। एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो मतलब, स्टोन मतलब पत्थर, थ्रो मतलब ऐसे फेंकते हैं। एक पत्थर को हम कितनी दूरी पर फेंक सकते हैं, उतनी सी दूरी। एट ए स्टोन्स थ्रो मतलब थोड़ी दूरी पर ही। एट ए स्टोन्स थ्रो, एग्जाम में ऐसे लिखाएगा एट स्टोन्स थ्रो, वो गलत होगा। क्या होना चाहिए उसकी जगह, एट ए स्टोन्स थ्रो। आगे देखो, ए शॉर्ट वाइल अगो, थोड़ी सी देर पहले, ए शॉर्ट वाइल अगो। आगे, टेक ए स्टेप, और देखो, टेल ए लाई, मेक ए नॉइज, टेल ए लाई। और देखो, इन ए डिलेमा, इन ए डिलेमा, बस। और देखो, ये वर्ड तो आप खूब बोलते हो, ऑन एन एवरेज। हमें, हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि ऑन एन एवरेज, ऐसा बोलते हैं ना, ऑन एन एवरेज। और देखो, ए लॉट ऑफ खूब बोलते हो, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, है ना ऐसे। और देखो, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ऐसे खूब यूज करते हैं आप ऐसे वर्ड। और देखो, वी हैव गॉट, पाया, गॉट मतलब पाया, वी हैव गॉट आवर सेल्स, अपने आप को, इन ए फिक्स, इन ए फिक्स का मतलब प्रॉब्लम में, हमने अपने आप को प्रॉब्लम में पाया, वी हैव गॉट आवर सेल्स इन ए फिक्स। आगे देखो, पुट इट इन ए नटशेल, उसको एकदम संक्षिप्त में ही रख दो, मतलब इसको टर्स कर दो। टर्स का मतलब समझते हो आप लोग, टर्स मतलब बहुत, जितनी जरूरत है उतने ही शब्दों का यूज करना, वो होता है टर्स, एकदम एकदम कंसाइज रखना चीज को ना। पुट इट इन ए नटशेल, बस। आगे देखो, थोड़ी सी फ्रेज और बताता हूँ, देखो, निम्न फ्रेज के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखो, इससे पहले जो फ्रेज लिखी है, इनके साथ जो आर्टिकल लिखा है वो तो लिखा है आर्टिकल ए या फिर एन, वो तो पक्का आएगा। इसमें, इन फ्रेजेस के अंदर जो अभी आपको आपके सामने दिख रही है, इनमें आर्टिकल ए या फिर एन पक्का आएगा। इन फ्रेज को ऐसे याद रखना, ऑन एन एवरेज, मेक ए नॉइज, टेल ए लाई, कीप ए सीक्रेट, है ना ऐसे। अब देखो, ये जो फ्रेज लिखी है, अब आपके सामने इनमें क्या लिखा है, देखो, निम्न फ्रेज के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि अब ये जो फ्रेज लिखी है इनके अंदर कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। और इसमें एक आपको एक फ्रेज बताता हूं, देखो, ये इन डेंजर वाली, यही तो आई था आपके एग्जाम में, पिछली बार आई थी इन डेंजर वाली, ये देखो, है ना। तो या तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, आर्टिकल ए या फिर एन का कॉन्सोनेंट वोवल साउंड के अकॉर्डिंग पूछेगा, वरना फ्रेज से पूछेगा, बस दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। फालतू दिमाग अपने को लगाना ही नहीं है। अब देखो क्या होता है, देखो, एट होम, एट ईज, एट सनसेट, एट सनराइज, है ना। देखो, एट सनराइज, एट सनराइज के बीच कोई आर्टिकल नहीं है, एट सनसेट के बीच कोई आर्टिकल नहीं है। और आपको एक बात बताता हूं, एक बात आप गौर से नोट करना, सन और सेट के बीच में भी कोई जगह नहीं छोड़ी गई है, कोई स्पेस नहीं है, सन और सेट को एक साथ लिखा गया है। और देखो, सन और राइज को एक साथ लिखा गया है, एट सन राइज, बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ा गया, कोई आर्टिकल नहीं लिखा गया है ना। याद रखना इस बात को। आगे, आगे चलो, एट नून, क्योंकि देखो, अगर आप सन को अलग लिख दोगे, राइस को अलग लिख दोगे, तो फिर ये टूट जाएगा। ये टूटते ही फिर सन के आगे आर्टिकल कौन सा आएगा, द, फिर कौन सा आएगा, द सन राइस, द सन राइसेस, है ना। तो इन दोनों को अगर आपने साथ लिख दिया और उसके आगे एट लिखा है, तो फिर आर्टिकल द नहीं आएगा। आगे चलो, देखो, एट नून, एट पीस, एट फॉल्ट, आई एम एट फॉल्ट, मेरी गलती है, आई एम एट फॉल्ट। एट लास्ट, ये तो आप लोगों ने खूब सुना होगा, एट लास्ट, एट लास्ट हमारी जीत हुई, है ना, एट लास्ट, अंततः क्या हुए, हम जीते। एट वर्क, एट वॉर, एट वॉर मतलब इजराइल एंड फिलिस्तीन आर एट वॉर, मतलब वो अभी, दे आर एंगेज्ड इन वॉर, हम, एट वॉर। आगे देखो, एट लीस्ट, ये वर्ड आप लोगों ने खूब बोला होगा, एट लीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट। एट रिस्क, रिस्क पर, एट रिस्क। आज चलो, बाई चांस खूब बोला होगा आप लोगों ने, बाई चांस, बाय चांस,
बाय लैंड, अच्छा ये आप लोगों को तो पहले से ही पता होगा बाय लैंड तो, बाय लैंड, बाय एयर, बाय कार, ये तो आपको पता होगा, बाय लैंड, बाय एयर, बाय सी, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, बाय रोड, ये तो बहुत कॉमन है, आप लोगों को पहले ही पता होगा, वरना अभी आप इसको सीख लो, थोड़ा याद कर लो कि इनको ऐसे ही बोला जाता है, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय लैंड, बाय एयर, ऐसे। हाँ, आगे देखो, बाय नेम, बाय नेम आपने खूब सुना होगा, खूब बोला होगा, बाय नेम, बाय हार्ट, चीजों को कैसे याद कर लो, बाय हार्ट, चीजों को कैसे याद कर लो, बाय हार्ट, बाय मिस्टेक, गलती से ऐसा कर दिया, बाय मिस्टेक, है ना, बाय हैंड, हाथ से, इनफैक्ट, इनफैक्ट खूब सुना होगा आपने, इनफैक्ट, इनफैक्ट ऐसा है, इनफैक्ट ऐसा है ना, इन डेप्थ का मतलब होता है कर्जे में होना, इन डेप्थ, है ना, आगे देखो, इन पब्लिक, इन जनरल आप लोगों ने खूब सुना होगा कि इन जनरल, इन जनरल ऐसा होता है, इन जनरल, है ना, आगे देखो, इन डिटेल, इन डिटेल भी खूब बोला होगा आपने, इन डिटेल, इन फेवर, इन ट्रबल, इन ए ट्रबल नहीं होता है, क्या होता है, इन ट्रबल, आगे देखो, इन कंफ्यूजन, इन डिलेमा, कहाँ चले गए, ये इन डिलेमा है ना, ये गलत लिख दिया गया है यहाँ पे, इसको ऐसे काट दो यहाँ से, इन ऑर्डर, इन कैश, ऐसा आपने खूब सुना होगा, इन कैश, इन कैश, है ना, और देखो, इन हैंड, इन डेंजर, ऑन ड्यूटी खूब सुना होगा आपने, ऑन ड्यूटी, और आपने खूब सुना होगा, ऑन फुट, ऑन डिमांड, ऑन स्ट्राइक, ऑन हॉलीडे, आई एम ऑन लीव, आई एम ऑन लीव मतलब मैं छुट्टी पर हूं, आई एम ऑन लीव, इन डेंजर, इन डेंजर तो पहले भी आ गया, इन एक्शन, सेट ऑन फायर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आप लोगों ने खूब सुना होगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आगे देखो, टू लूज हार्ट, टू गिव ईयर, टू कैच फायर, बहुत सिंपल है ऐसे, मतलब आई एम एट होम, आई एम एट होम, द हाउस वॉज सेट ऑन फायर, मतलब घर को आग लगा दी गई थी, द हाउस वॉज सेट ऑन फायर, आई गो टू कॉलेज बाय बस, बाय बस, बाय कार, बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय सी, बस, आगे चलो देखो, अब देखो, बहुत सिंपल सी बात लिखी है, क्या लिखी है, डोंट यूज ए और एन आर्टिकल विथ प्लूरल नाउन्स, अब देखो ये मैंने लिखने के लिए आपको लिख दिया, आपको समझाने के लिए, बट ये बहुत कॉमन सेंस की चीज है, क्या कि जब आर्टिकल ए और एन का मतलब ही एक होता है, तो हम इनको प्लूरल नाउन के साथ क्यों ही यूज करेंगे, हम ऐसा क्यों ही लिखेंगे, ए स्टूडेंट, हम ऐसा क्यों ही लिखेंगे, हम ऐसा क्यों लिखेंगे, ए कार्स, नहीं लिखेंगे ना, हम पहले ही नहीं क्योंकि इतना कॉमन सेंस है ना, हम क्या लिखेंगे, ए कार, यानी कि बस इस रूल में यही लिखा गया है कि आर्टिकल ए और एन का यूज कभी भी प्लूरल नाउन के साथ नहीं करना होता है, आगे देखो, अगला रूल क्या लिखा है, डोंट यूज ए और एन आर्टिकल विद अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन जिनकी गिनती नहीं कर सकते, और जिनकी गिनती नहीं कर सकते उनके आगे हम एक क्यों लिखेंगे, है ना, क्या हिंदी में आप कभी ऐसे बोलते हो एक पानी, क्योंकि देखो वाटर इज नॉट, वाटर कैन नॉट बी काउंटेड, है ना, तो हम क्या हिंदी में कभी ऐसा बोलते हैं एक पानी, नहीं बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि यार इसकी गिनती नहीं कर सकते तो एक क्यों बोलेंगे, ऐसा इंग्लिश में होता है यार, अनकाउंटेबल नाउन जिनकी गिनती नहीं कर सकते हो उनके आगे आप ए और एन कभी नहीं लगा सकते हो, बस, बहुत छोटी छोटी दो सिंपल सी चीजें थी, इसके एग्जाम्पल देखो, ए स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट हो सकता है क्या, नहीं, क्या लिखो, स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है, वरना क्या लिख सकते हो, ए ए स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, ऐसा भी लिख सकते हो, वरना क्या लिख सकते हो, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, कौन सी क्लास के, इस क्लास के स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ऐसा भी लिख सकते हो, देखो, ही गेव मी एन एडवाइस, नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो जो एडवाइस होती है, जो सलाह होती है, वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस, क्यों किया ऐसा, क्योंकि एडवाइस जो सलाह होती है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ही गेव मी ए, ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस, क्या लिखना पड़ेगा, ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस, आगे चलो देखो, आई विल ड्रिंक ए वाटर, हो सकता है क्या, नहीं, आई विल ड्रिंक वाटर, है ना, तो ए को काटो, ए को काटो, आई विल ड्रिंक वाटर, आगे चलो, इंडियन लेडीज बाय ए गोल्ड, एक सोना, एक सोना हो सकता है, नहीं, इंडियन लेडीज बाय गोल्ड, ओनली ऐसे लिखो गोल्ड, क्योंकि देखो सोने की गिनती नहीं कर सकते हो, सोना इज नॉट ए काउंटेबल नाउन, है ना, गोल्ड इज नॉट ए काउंटेबल नाउन, यू कैन नॉट काउंट इट, गोल्ड सोना होता है, एक सोना, दो सोना, तीन सोना, ऐसा नहीं होता है, हाँ उस किलो में देख सकते हो उसको, वो तो उसकी मात्रा होगी, बट सोने की गिनती नहीं की जा सकती है, सो डोंट नेवर नेवर यूज एनी आर्टिकल विद दी अनकाउंटेबल नाउन्स, तो बस नहीं लिख सकते हम, ए गोल्ड नहीं लिख सकते, एन कॉपर नहीं लिख सकते, ए कॉपर नहीं लिख सकते, आयरन एन आयरन नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि देखो ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है,
आगे चलो देखो, आगे क्या लिखा देखो, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, टाइप ऑफ के बाद आने वाली नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, टाइप ऑफ के बाद आने वाली नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। यानी कि देखो, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है। इस चीज को थोड़ा सा याद रखना। व्हाट काइंड ऑफ ए मैन नहीं, गलत होता है। क्या लिखो, व्हाट काइंड ऑफ मैन, व्हाट काइंड ऑफ मैन, व्हाट काइंड ऑफ कार, व्हाट काइंड ऑफ ए कार नहीं, व्हाट काइंड ऑफ कार, व्हाट काइंड ऑफ कार यू वांट। आगे देखो, ही डजंट लाइक दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट, दिस टाइप ऑफ ए स्टूडेंट नहीं, दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट, बस ऐसे ही सिंपल। आगे चलो देखो, अच्छा जो रूल नंबर 17 है, तो ये आपको याद रहे तो ठीक है, ना भी याद रहे तो इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ ना, तो आप इसकी ज्यादा चिंता मत करना। तो हल्का फुल्का एक बार देख लो, याद रहे तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। जनरली आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद बिफोर द नाउन ऑफ डिजीज। मैं आपको बात बताता हूँ, देखो, बीमारियों के नामों के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। क्या कहा मैंने, कोई भी बीमारी डिजीज होती है उसके नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कभी भी कैंसर होता है ना, कैंसर, ये कैंसर नहीं हो सकता है, ये कैंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि कैंसर एक बीमारी का नाम हो और ये कोई काउंटेबल नाउन नहीं है। तो इसके आगे आप एक कैंसर नहीं लिख सकते हो, एक कोरोना नहीं लिख सकते हो, एक कोरोना, एक कोरोना हो गया मुझे, ये क्या होता है, एक कोरोना हो गया, दो कोरोना हो गया, तीन कोरोना हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। कोरोना तो कोरोना है। वैसे देखो, इसकी गिनती नहीं कर सकते, तो इसके आगे आर्टिकल ए या फिर इनका यूज नहीं करते हैं। बट देखो, फिर भी क्या होता है, इसमें थोड़ा बहुत एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन यानी कि क्या होता है, अपवाद होता है। क्या होता है, अपवाद थोड़ा सा। ये देखो, ये कुछ एक बीमारियां हैं, पहले क्या है, मीजल्स, इसके आगे आर्टिकल क्या लिखते हैं, द मीजल्स, द मम्प्स, द रिकेट्स, है ना, द प्लेग, द फ्लू। इन, ये थोड़ी सी बीमारियां जिनके साथ हम आर्टिकल क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। देखो, ये तीन तो आपको याद रहे, क्योंकि तो प्लूरल फॉर्म में लिखी हुई है थोड़ी सी, देखो, द मिजल्स, द रिकेट, द मम्प्स, है ना, तो है द प्लेग और द फ्लू, ये तो थोड़ी कॉमन हो गई है ना। तो इनके आगे हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज कर भी लेते हैं। जनरली मतलब सामान्यतः हम किसी भी बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बट ये थोड़े से एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, जिन बीमारियों के नाम के साथ हम आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत याद रहे तो रख लेना, वरना कोई खास बात नहीं है। ये देखो, लेकिन, बट क्या लिखा है, बट विद सिम्टम, सिम्टम क्या होते हैं, लक्षण, सिम्टम ऑफ डिजीज, आर्टिकल ए और एन आर यूज्ड। कहने का मतलब है, किसी बीमारी का कोई लक्षण है ना, किसी बीमारी का कोई सिम्टम है, उसके साथ आप आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हो। क्योंकि लक्षणों की गिनती हो सकती है कि एक बीमारी के 10 लक्षण होते हैं, 10 सिम्टम होते हैं, जिनसे पता चलता है कि इसको, इस इंसान को ये बीमारी है। तो उसके आगे आप आर्टिकल ए या फिर एन का यूज कर सकते हो। बट बीमारी के नाम के आगे आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हो। अब देखो, लक्षण क्या होते हैं, हैव ए हेडेक, हेडेक, अगर किसी को हेडेक हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हेडेक तो एक लक्षण है किसी और चीज का, कि आपके अंदर कोई बीमारी है, हो सकता है उसका लक्षण क्या है कि आपको बहुत ज्यादा सर दर्द करता है, आपको माइग्रेन है, बीमारी है, या आपको कोई और प्रॉब्लम आपकी बॉडी में, उसका लक्षण क्या निकल के आ रहा है कि आपका सर बहुत ज्यादा दर्द करता है, हैव ए हेडेक। ये क्या, एक लक्षण, एक सिम्टम है। और देखो, हैव ए फीवर, फीवर एक्चुअली में कोई बीमारी नहीं होती है, मैं आपको बताऊं, अंदर बॉडी का टेम्परेचर गड़बड़ा गया है, अंदर बॉडी की जो बैक्टीरिया का जो रेशियो है वो गड़बड़ा गया है, उस वजह से क्या होता है, फीवर होता है। फीवर तो एक लक्षण है, वो आपको बता रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर आपके बैक्टीरिया के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रखी है, गुड बैक्टीरिया मर रहे हैं, ऐसा कुछ भी मान लो, तो वो तो उसका लक्षण है ना। फीवर कोई बीमारी नहीं होती है। हैव ए फीवर, हैव ए टूथेक, टूथेक मतलब आपके दांत के अंदर दर्द है, ये किस बात का लक्षण है कि हो सकता है आपके दांत, आपकी, आपके मसूड़े, आपके कुछ भी वो अंदर से खराब होना शुरू हो गए हों, है ना, वो बस उसका एक सिम्टम है। हैव ए कोल्ड, कुछ भी ना ऐसे। आगे चले, तो देखो, आप लोगों का इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो हो गया पूरा। अब हम अगला जो आर्टिकल पढ़ेंगे वो डेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे, है ना। तो आज मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी क्लास काफी हो चुकी है, 1.5 घंटा हो गया, तो हम आज की क्लास को यहीं खत्म कर देते हैं एक बार के लिए। और अब हम कल क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल, जो कि कौन सा है, द, THE, द, है ना। तो कल हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल। आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं बस, और चलो लास्ट में चलते हैं, बस अपना थोड़ा सा काम। क्या देखो, ये रिपलाइट अपना कोर्स है,
ये आप लोग खरीद लेना, बहुत काम की चीज है। टेस्ट सीरीज है, कलम है, वीआईपी है, टारगेट 120, सब कुछ है इसके अंदर, सिर्फ दो चीजों को छोड़ के, मेंटरशिप और कॉपी एवेल्यूशन, दो चीज नहीं है, बाकी सब कुछ मिलेगा आपको इसके अंदर ना। ओल्ड स्टूडेंट के लिए 3,000 का है, न्यू स्टूडेंट के लिए 5,000 का है। बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि बहुत मेहनत करते हैं यार लोग आंसर लिखने में और करने में, तो आपको बहुत ही क्वालिटी के आंसर्स मिलेंगे जिनके अंदर फैक्ट, डेटा, डायग्राम सब कुछ हम लिख के देंगे कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखना चाहिए था, और उसमें बहुत मेहनत लगती है यार, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया ना। तो बहुत काम की चीज है, अगर आपको वर्थ लगे तो आप जरूर लेना। इसके लिए आप क्या करना, सिंपल कनेक्ट सिविल्स पे जाना, लेट्स कनेक्टेड पे आप क्या कर देना, एक मैसेज डाल देना सर को, और आपको इसमें एनरोल कर देंगे। और देखो, एक दूसरे की रेस्पेक्ट किया करो, सबकी रेस्पेक्ट किया करो, किसी से भी गलत तरीके से बात नहीं करनी है। आज का टाइम ऐसा आ चुका है कि आपकी मीठी बातें, मीठी जुबान ही सब कुछ है। आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। किसी चौराहे पर आप स्टूडेंट हो, अगर कोई पुलिस, कोई कांस्टेबल, कोई भी आपको पकड़ ले तो कभी बदतमीजी से बात नहीं करनी है। प्यार से बात करोगे, छूट जाओगे, चले जाओगे, हो सके वो आपको जाने दे। बट बदतमीजी से बात करोगे तो ज्यादा दिक्कत होगी, है ना। तो सबसे प्यार से बात किया करो इस दुनिया में, क्योंकि जमाना बहुत बदल चुका है। लोगों का दिमाग मार्केट के अंदर बहुत खराब है ना। तो किसी से अपने को लड़ना नहीं है, कोई थोड़े बहुत पैसे के लिए, थोड़ी बहुत चीज के लिए किसी से जिद बहस नहीं करनी है, अपना टाइम भी नहीं खराब करना है, कोई भी चीज खराब नहीं करनी है, अपना हाथ जोड़ के निकल जाना है वहां से। और देखो, एक्सरसाइज डेली किया करो, खूब अच्छा अच्छा खाया करो, है ना। और क्या, अपने घर वालों से डेली बात करते रहा करो। और देखो, ट्विटर पे ज्वाइन कर लो, जो कि अब एक्स हो चुका है, वहां टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वीडियो अच्छा लगे लाइक किया करो, ना अच्छा लगे डिसलाइक भी किया करो। अपने जो भी डाउट हो वो कमेंट जरूर किया करो वीडियो के नीचे, है ना। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और पीडीएफ कैसे मिलेगी आपको पता है, आपको थोड़ा सा उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। क्या, आपको ये जो वीडियो देख रहे हो इसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर करना पड़ेगा, या फिर इसका लिंक शेयर करना पड़ेगा, और उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लेट्स कनेक्टेड पे डाल देना, आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।